वेपन मास्टर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 41 से 50। वह वास्तव में बहुत सुंदर है। अपने पिछले जीवन में नेटवर्क विकसित किया गया था और वह सुंदरियों की विभिन्न तस्वीरों की संख्या नहीं गिन सकता था। तांग हुआन ने भी उन्हें कई बार पढ़ा था। इसलिए जब तांग हुआन ने काले गाउन वाली महिला को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पानी से गुड़हल पैदा हुआ, स्वाभाविक रूप से नक्काशी करने के लिए चला गया। वह उस तरह की महिला की बात करती थी। युवती को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अभी भी हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ की तरह सांस के लिए हौंफ रही थी। उसकी पूरी तरह गोल छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी कनपटियों से पसीना टपक रहा था। उसके वस्त्र भी पसीने से भीगे हुए थे और पसीने उसके नाजुक शरीर से चिपके हुए थे। इतना ही नहीं, उसके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। छोटी बच्ची, हठपूर्वक विरोध करना बंद करो। यदि तुम मुझे दिव्य उपकरण सूची का अवशेष सौंप दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हाउलिंग फिर्मामेंट वुल्फ किंग अचानक बोला। उसकी आवाज़ टूटी हुई धोखनी की तरह थी, कर्कश और कानों के लिए अप्रिय, लेकिन उसका लहजा बेहद ठंडा था, जिससे दमन की भावना निकल रही थी। मेरी जान बख्श दोगे? लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर में किसने किसे छोड़ा। काले वस्त्र पहने महिला बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसके लाल होंठ खुल गए और वह हंसने लगी। हाउलिंग फिर्मामेंट वुल्फ किंग, अगर आप घायल नहीं हुए होते तो मैं बहुत पहले ही मर गई होती। लेकिन अब आपके लिए बेहतर है कि आप ऐसी बकवास बातें न करें। मेरे कमरे में जाओ और मुझे बताओ। IQX.com। कितने बड़े शब्द हैं आपके। गरजते हुए आकाश भेड़िया राजा ने भयावह ढंग से हंसते हुए कहा, छोटी लड़की, तुमने इस राजा पर 3 बाण चलाने के लिए उस दिव्य आयुध का उपयोग किया है और तुम पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हो। ये राजा देखना चाहता है कि क्या तुम चौथा तीर चला सकते हो। उसकी बात सुनकर तांग हुआन की आंखें चौड़ी हो गई। क्या काले वस्त्र पहने महिला के पास वास्तव में दिव्य आयुध था और यह एक धनुष लग रहा था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी छोटी उम्र में इतने लंबे समय तक घायल हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ किंग का विरोध करने में सक्षम थी। उसके सामने खड़ी महिला वास्तव में जल्दी में थी। उसने वास्तव में उसे तीसरे चरण के एक मार्शल शिष्य को बुलाया था, एक मार्शल योद्धा को बचाने के लिए जिसके पास दिव्य आयुध था। यह कैसा अंतर्राष्ट्रीय मजाक था। यह देखकर कि महिला मर चुकी थी, तांग हुआन ने जोर से कोसना तो नहीं शुरू किया, लेकिन अपने दिल में वह कोसने से खुद को रोक नहीं सका। आप इसे आजमा सकते हैं, काले कपड़े वाली महिला ने व्यंग्यपूर्वक कहा। अच्छा ठीक है। जब हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ किंग ने यह सुना तो उसने तुरंत अपना खूनी मुंह खोला और बेतहाशा हंसा। छोटी लड़की, इस राजा के अत्याचारी ब्लेड ने अनगिनत मानव मार्शल योद्धाओं को मार डाला है और उसने एक स्टेज 9 मार्शल संत को भी मार डाला है, लेकिन उसने कभी भी एक मानव महिला को नहीं मारा है। ऐसा लगता है कि आज एक मिसाल कायम करने का समय आ गया है। मारना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ किंग अचानक फिर से दहाड़ उठा। अपना दाहिना हाथ उठाते हुए 3 मीटर से अधिक लंबा विशाल काला ब्लेड बाहर निकाला और काले कपड़े पहने उस महिला पर गोली चलाई जो 20 मीटर से अधिक दूरी पर थी। एक सघन हत्या की मंशा फैल गई, यहाँ तक कि हवा भी जम गई प्रतीत हुई। ये देखकर तांग हुआन का दिल कांप उठा और उसकी नजर तुरंत काले कपड़े वाली लड़की की ओर गई। काले वस्त्र वाली महिला के हाथ में बिना किसी पूर्व चेतावनी के एक नीला धनुष दिखाई दिया। धनुष अत्यंत सुंदर था और ऐसा प्रतीत होता था मानो वह नीले मोर के पंखों से बुना गया हो। इसका आकार काफी अजीब था और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे 2 छोटे मोरों की गर्दनें एक दूसरे से सटी हुई हों। ये झांक गोंग उसका दिव्य आयुध है। तांग हुआन की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। काले वस्त्र पहने महिला ने अपने बाएं हाथ में धनुष पकड़ रखा था और दाहिने हाथ से डोरी खींच रही थी। उसकी उंगली की नोक से एक गहरा नीला तीर बना जो तेजी से आगे बढ़ा और उस क्षण में नीला तीर धनुष तक पहुंच चुका था। कितना भयानक धनुष है। तांग हुआन का मन सदमे में था। भले ही तीर सीधे हाउलिंग फिर्मामेंट वुल्फ किंग पर निशाना साधा गया था, वह जो दूर से देख रहा था उसके दिल के नीचे से एक अजीब ठंड महसूस हुई, इतना कि उसके हाथ और पैर सुन्न हो गए, जैसे कि उसकी आत्मा को नीले तीर ने पूरी तरह से छीन लिया हो। इतनी दूरी से भी और लक्ष्य न होने पर भी स्थिति वैसी ही थी। यदि तीर उस पर निशाना साधा जाता तो वह हिल भी नहीं पाता, चकमा देना तो दूर की बात है। आओ। हाउलिंग फिर्मामेंट वुल्फ किंग ने भी भारी दबाव महसूस किया, अपना सिर उठाया और दहाड़ने लगा, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और वह काले वस्त्र पहने महिला की ओर बढ़ता रहा। हालांकि तांग हुआन ने पाया कि उसकी गर्दन के पीछे के बर्फीले नीले बाल खड़े हो गए थे, मानो वह बहुत घबराया हुआ था। हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ किंग के शब्दों से यह देखा जा सकता था कि काले कपड़े वाली महिला केवल 3 तीर ही चला पाई थी, लेकिन अब वह चौथा तीर चलाने वाली थी। बस जैसे ही महिला ने धनुष की डोरी छोड़ी, एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी और नीला तीर एक उल्का की तरह हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ किंग की ओर उड़ गया। उस क्षण ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का प्रकाश चूसने में समा गया हो। आसपास का स्थान प्रकाश के बिना अंधकार में हो गया, केवल हवा में प्रकाश की एक नीली लकीर रह गई। एक क्षण में एक अतुलनीय भयावह आभा आकाश में भर गई, जिससे हृदय कांप उठा। आओ। हाउलिंग फिर्मामेंट वुल्फ किंग ने एक बार फिर दहाड़ लगाई। उसके हाथ में मौजूद काला ब्लेड सीधे नीले तीर पर नहीं गिरा, बल्कि उसके सामने पागलों की तरह नाचने लगा, क्योंकि उसके शरीर के सामने एक काले ब्लेड की छवि प्रकट हुई, जिससे ब्लेडों का एक बड़ा और मोटा पर्दा बन गया जो तेजी से आगे की ओर उड़ गया। एक पल में ही गहरा नीला तीर ब्लेड की काली छाया से टकरा गया। एट नॉवल बन एट। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। जिस क्षण दोनों टकराए, नीला तीर वास्तव में तेजी से फट गया और तुरंत असंख्य नीले टुकड़ों में बदल गया, जैसे आकाश में फूलों की वर्षा हो रही हो। ये ब्लेड की गहरी काली छाया को पार कर गया और बिजली की गति से हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ के शरीर पर टूट पड़ा। आओ। एक चीख के साथ हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ किंग का शरीर पीछे की ओर उड़ गया और 10 मीटर दूर जाकर गिरा, जबकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। असामान्य रूप से मोटा और भारी ब्लेड अपने पंजे से छूटकर 20 से 30 मीटर दूर उड़ गया और एक बड़े पेड़ के तने से जा टकराया। टकराना। तेज आवाज के बाद पेड़ का तना तुरंत फट गया और बड़ा पेड़ तांग हुआन के ठीक सामने गिर गया।
तांग हुआन, जो अभी भी भयानक तीर में डूबा हुआ था, अचानक जाग गया। वह चुपचाप अपने बच्चे को गोद में लेकर लुढ़क गई और दूसरे मोटे पेड़ के तने के पीछे छिप गई। जियो तियान, भेड़िया राजा, मैं, एक तीर, 10,000 फूल, चमकदार छाया, स्वाद, इसके बारे में क्या ख्याल है? काले कपड़े पहने महिला अचानक हंसने लगी, उसकी स्पष्ट और मधुर आवाज कांप रही थी। तांग हुआन ने एक बार फिर पेड़ के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला और जब उसने ऊपर देखा तो काले गाउन वाली महिला अपने नीले धनुष को पकड़े हुए थी, जो कि सुंदर किंतु अजीब लग रहा था। तीर लगने के बाद उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, उसका काला लबादा पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था और उसके कामुक शरीर से चिपका हुआ था। वह शुरू से ही उभरी हुई थी और उसका कामुक और सेक्सी शरीर उजागर था, जो एक मजबूत आकर्षण को प्रकट करता था जिसने मन को मोहित कर लिया। अचानक तांग हुआन के दिल में सांस रुक गई, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पैर के बगल में बैठी काले गाउन वाली महिला की दाहिनी हथेली पर उसकी लंबी और पतली उंगलियों से लगातार खून टपक रहा था। उसका शरीर भी हल्का हल्का कांप रहा था, मानो वह किसी भी समय जमीन पर गिर सकती है। यह दृश्य देखकर तांग हुआन को तुरंत समझ आ गया। चौथा तीर चलाने के बाद काले वस्त्रधारी महिला की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। भले ही वह बच्ची होती, वह उसे आसानी से नीचे धकेल सकती थी। खांसी 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 खांसी। जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग कुछ क्षणों तक संघर्ष करता रहा, फिर कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। उसका सिर, गर्दन, छाती और चारों अंग बुरी तरह क्षत विक्षत थे और उनसे खून बह रहा था। तू यह दृश्य देखकर काले वस्त्र वाली महिला का शरीर डगमगा गया और उसके भाव बदल गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि हाउली फर्मामेंट वुल्फ फिर से खड़ा हो सकेगा। छोटी बच्ची, ये राजा अभी नहीं मरेगा। चीखते हुए आकाश भेड़िया राजा ने काले वस्त्र पहने महिला की ओर लड़खड़ाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। यदि मुझे इस सुंदर मानव लड़की से प्रेम नहीं है तो क्या उसे मार डालना दुख नहीं होगा? छोटी बच्ची, मैं मानता हूं कि तुम अभी भी छोटी बच्ची हो। बहुत जल्द ही आपको इस राजा के लाभ पता चल जाएंगे। जब तुम सबसे अधिक प्रसन्न होगे तो ये राजा तुम्हें अपने पेट में प्रवेश करने देगा। खांसी खांसी। आप पफिट, स्वर्गीय भेड़िए के राजा की बातें सुनकर काले वस्त्र वाली महिला अपमानित और क्रोधित महसूस करने लगी। अपनी छाती में उमड़ते क्यूई को दबाने में असमर्थ उसके चेहरी जैसे होंठ थोड़े से खुल गए और उसने खून थूक दिया। छोटी बच्ची, इतनी जल्दी मत करो, ये राजा जल्द ही आ जाएगा। ये देखकर हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग की आंखों में वासना भरी नजर और भी तीव्र हो गई। आपने कुल 4 तीर चलाए हैं जो इस राजा ने पहले चलाए थे। ये राजा एक क्षण में उन्हें तुम्हें लौटा देगा और मरने से पहले तुम्हें इस राजा के मोटे और मजबूत बांग का स्वाद चखने देगा। जैसे ही वह बोल रहा था, हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग ने जानबूझकर अपनी पीठ सीधी कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शैतान भगवान फेंटियान के अधीन तुम्हारे जैसा बेशर्म व्यक्ति होगा। हालांकि अभी तो वह भागना तो दूर, आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी। वह केवल ये देख सकती थी कि कैसे हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग उसके करीब आते हुए अश्लील बातें कर रहा था और वह अपनी आंखों में दुख के भाव को देखे बिना नहीं रह सकी। ये राजा एक शैतान कबीला है और आपकी नज़र में क्या शैतान कबीला इसी तरह काम नहीं करता है? हा हा हा। ये सुनकर हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग ने जोर से हंसते हुए खुद को स्थिर करने की कोशिश की। फिर वह कुछ और कदम आगे बढ़ा जब तक कि वह काले वस्त्र पहने महिला से केवल कुछ मीटर की दूरी पर नहीं पहुंच गया। काले कपड़े पहने महिला ने अपने होंठ काटे और एक शब्द भी नहीं कहा। उसका नाजुक शरीर कांपने लगा और चेहरा और भी पीला पड़ गया। यद्यपि वह लंबी और दुबली थी, लेकिन हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग के लंबे और मजबूत शरीर की तुलना में वह एक छोटी चुड़ैल की तरह थी, जिसकी मुलाकात एक बूढ़ी चुड़ैल से हुई थी। इस समय वह एक छोटी भेड़ की तरह थी जो एक बड़े भूरे भेड़िए के अत्याचारी दबाव के नीचे कांप रही थी। जल्द ही उनके बीच की दूरी एक बार फिर कम हो गई। बेटी, अब मौज मस्ती करने का समय है, जल्दी से इस राजा के आलिंगन में आ जाओ। हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग ने अश्लीलता से हंसते हुए अपने होठों को चाटने के लिए अपनी लाल जीभ को बाहर निकाला। जैसे ही वह अपने खूनी पंजों से आगे बढ़ा, लाल लगातार टपकती रही। काले कपड़े वाली महिला जानती थी कि उसके लिए बचना मुश्किल होगा, इसलिए उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आ गया और उसकी पलकें फड़फड़ाकर खुल गईं। लड़की के हाव भाव में अचानक परिवर्तन देखकर हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग दंग रह गया। वह खुद को बुरा महसूस करने से नहीं रोक सका। हालांकि इससे पहले कि वह समझ पाता कि यह भावना कहां से आई है, एक आकृति अचानक उसके पीछे से उछल कर आई। बूढ़े बिगैल, अगर तुम ऐसी खूबसूरत लड़की का आनंद लेना चाहते हो तो ये काम मुझे करना चाहिए। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तांग हुआन था। लगभग उसी समय जब आवाज निकली, तांग हुआन ने अपनी हथेलियों से, जो धधकती लपटों से लिपटी हुई थी, हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग के विशाल भेड़िया सिर पर जोरदार प्रहार किया। उसकी त्वचा और बाल तुरंत जल गए और एक अजीब सी सिसकारी भरी आवाज निकली, साथ ही जले हुए मांस की तीखी गंध हवा में फैल गई। आओ! हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग ने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। उसी समय उसके तीखे दाहिने पंजे ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पकड़ने में असफल रहा। तांग हुआन अपने पहले हमले में सफल रहा और वह तुरंत कूद गया। आखिरकार हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग शैतान कबीले के 8 महान राक्षस राजाओं में से एक था, एक पतला ऊंट जो घोड़े से भी बड़ा था। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय गिर सकता है, फिर भी कुत्ता जल्दी से दीवार फांद सकता था। यदि वह लापरवाह था और हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग ने उसे आधे जीवन तक जीने के लिए मजबूर कर दिया, तो यह इसके लायक नहीं होगा। और हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग के पंजे के बल ने तांग हुआन को भाग्यशाली महसूस कराया। यदि वह जल्दी ही अपने रास्ते से हट नहीं जाता तो वह पंजा उसकी नसें और हड्डियां तोड़ देता। घृणित मनुष्यों, इस राजा पर छिपकर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउली फर्मामेंट वुल्फकिंग अनियंत्रित क्रोध में दहाड़ते हुए जोर से जमीन पर गिर पड़ा। तुम गंदे बूढ़े आदमी हो, मैं न केवल तुम पर छिपकर हमला करूंगा बल्कि तुम्हें मार भी डालूंगा।
तांग हुआन ने उपहास किया और अपनी अग्नि बादल तलवार को एक झटके के साथ बाहर निकाला और भेड़िया राजा की दिशा में वार किया। जब उसने तलवार लहराई तो तांग हुआन ने न केवल अपनी सहज क्यूई का उपयोग किया बल्कि अपनी सहज क्यूई को अपनी सहज क्यूई में भी शामिल कर लिया। तलवार से प्रज्वलित क्यूई रिसने लगी, जिससे उस क्षेत्र का तापमान अचानक बढ़ गया। लोहार हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग ने अपनी पूरी ताकत से अपनी बाँह हिलाई और रोकने के लिए अपनी कलाई पर कवच का इस्तेमाल किया। लेकिन ठीक इसी समय तांग हुआन की कलाई कांप उठी, तलवार की शक्ति अचानक बदल गई और जिस क्षण उसका हाथ घुमाया गया, अग्नि बादल तलवार भी बिजली की तरह उसके गले में घुस गई। यह वेयरवुल्फ का कमजोर पक्ष था और यह उसकी छाती और 4 अंगों जितना कठोर नहीं था। इसके अलावा हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग भी खर्च किया गया था। तलवार की तीखी गर्म नोक भेड़िए की गर्दन में घुस गई। बिना किसी हिचकिचाहट के तांग हुआन ने तुरंत तलवार की मूठ छोड़ दी और तेजी से पीछे हट गया। आओ हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग ने अपना मुंह चौड़ा खोला और उसका रूप भयावह था। उसने अत्यधिक दर्द के कारण फुफकारने जैसी आवाज निकाली और फिर अपनी गर्दन के पीछे तलवार की नोक पकड़ ली तथा अपने सामने पड़े ब्लेड को पकड़ लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे तांग हुआन को घूर रही थीं और अंत में वह कांपते हुए खड़ा हो गया। टकराना, पलक झपकते ही अग्नि में एक तलवार बलपूर्वक तोड़ दी गई। जियो तियान वुल्फ किंग ने अपनी बाहें उठाई, टूटी हुई तलवार को तांग हुआन की ओर फेंकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि टूटी तलवार उसके हाथों से छूटी, वह जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर तक हिलने डुलने के बाद उसने हिलना बंद कर दिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, मानो उसे उम्मीद न हो कि 8 महान राक्षस राजाओं में से एक वास्तव में एक मानव युवक के हाथों इतने दयनीय तरीके से मरेगा। तांग हुआन ने राहत की सांस ली और उसके दिल से भारी बोझ उतर गया। यद्यपि उसने अभी आक्रमण करने का निर्णय लिया था, फिर भी उसके हृदय की धड़कनें बहुत तनावपूर्ण थीं। वह घबराए बिना न रह सका। आखिरकार उनकी खेती के स्तर में अंतर बहुत अधिक था। सौभाग्य से बुरी तरह घायल हो चुके हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग को पहले ही काले वस्त्र वाली महिला ने बुरी तरह घायल कर दिया था, जिससे अंत में उसे जीत हासिल हुई। अब जबकि हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग मर चुका था, तांग हुआन के दिल की डोर आखिरकार ढीली पड़ गई थी। हालांकि जब उसने हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग के हाथों में टूटी हुई तलवार देखी तो उसका दिल बेकाबू हो गया। उसका पहला हथियार ऐसे ही नष्ट कर दिया गया था। एक छोटा बच्चा थोड़ी दूर पर झाड़ी से बाहर आया और तेजी से अपने पैरों को मोड़कर भाग गया। वह जल्दी से तांग हुआन के सामने पहुंचा और उसके कंधे पर कूद गया। उसके सिर को छूते हुए तांग हुआन ने मुड़कर देखा, लेकिन पहली नजर में उसे काले गाउन वाली महिला का आकार दिखाई नहीं दिया। उसकी दोनों आंखें नीचे झुकी और उसने देखा कि वह भी उसी तरह जमीन पर पड़ी है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। बेहोश हो गए तांग हुआन तेजी से आगे बढ़ा। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। काले वस्त्र पहने महिला की सारी शक्ति बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी और यह चमत्कार ही था कि वह उसके प्रकट होने तक बेहोश रह सकी। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि काले कपड़े पहने महिला थकावट के कारण बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि उसने हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग से जो कहा था उसके कारण बेहोश हुई थी। छोटे, तुम्हें अच्छी जगह मिल गई है, मेरे कमरे में जाओ और मुझे बताओ। आइक्स कॉम। काफी देर बाद कई किलोमीटर दूर एक गुप्त गुफा में तांग हुआन ने सबसे पहले काले वस्त्र पहने उस महिला को, जो अपने बाएं कंधे पर एक विशाल चट्टान का टुकड़ा उठाए हुए थी, उस पर बिठाया। फिर उसने काले लंबे ब्लेड के चारों ओर लिपटे कीमती बैग को सावधानीपूर्वक हटाया। हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग के हथियार का वजन तांग हुआन की उम्मीदों से कहीं अधिक था। उनके अनुमान के अनुसार ब्लेड का वजन 200 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए था। केवल तांग हुआन अब तीसरे चरण का मार्शल शिष्य था, यदि नहीं तो उसके लिए अपने कंधे पर 100 किलोग्राम लंबी ब्लेड और कंधे पर 100 किलोग्राम लंबी ब्लेड के साथ इतनी दूर चलना असंभव होगा। उसके चारों ओर 100 किलोग्राम होने की तो बात ही छोड़िए। इस तानाशाह ब्लेड को बनाने के लिए किस लौह अयस्क का उपयोग किया गया था? हालांकि एक बात थी जिस पर तांग हुआन को यकीन था, वह ये कि यह ब्लेड निश्चित रूप से ब्लैक प्रोफाउंड आयरन से नहीं बना था, जिसका उपयोग उसने फायर क्लाउड तलवार बनाने के लिए किया था। तांग हुआन ने इस तानाशाह ब्लेड को घर वापस ले जाने और इसके पिघलने के बाद कुछ नए हथियार बनाने की योजना बनाई। उसकी अग्नि में एक तलवार को हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसे वापस पाने का रास्ता खोजना था। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि तानाशाह का ब्लेड प्रथम श्रेणी का हथियार नहीं था और अगर इसे पहले किसी रत्न के साथ जोड़ा गया था तो इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता था। एक लंबी सांस छोड़ते हुए तांग हुआन ने पलक झपकते ही पत्थर पर काले वस्त्र पहने महिला को देखा और उसे सिर दर्द होने लगा। जंगल की गहराई में तांग हुआन के लिए उसे हर जगह ले जाना असंभव था। अब समस्या यह थी कि उसे नहीं पता था कि यह महिला कब जागेगी। यदि वह ठीक भी हो गई तो भी यह अभी भी अज्ञात है कि क्या वह शीघ्र स्वस्थ हो पाएगी। वह पहले ही 20 दिन से अधिक समय से बाहर था। अगले 1 या 2 महीने में वह कलाकृतियां करने की प्रतियोगिता होगी, जिसका उल्लेख सीनियर म्यू कुई ने किया था। उसे प्रतियोगिता में भाग लेना था। उनकी रैंकिंग जितनी अच्छी होगी, उनकी प्रसिद्धि उतनी ही अधिक होगी। इस तरह हथियार बनाने के लिए और भी अधिक लोग उसकी तलाश में जुट जाएंगे। इससे न केवल उसकी शोधन शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उसके लिए सभी प्रकार के दुर्लभ रत्नों को देखना भी संभव होगा। एक शस्त्र शिल्पकार के लिए यह एक पुण्य चक्र था। प्रतियोगिता से पहले तांग हुआन जितना अधिक समय हथियार बनाने में बिताएगा, उतना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर यह काले गाउन वाली महिला 10 दिनों से अधिक समय तक बेहोश रहने के बाद जागने में असमर्थ थी, तो तांग हुआन वास्तव में रोना चाहता था। बेशक अगर वह ऐसा व्यक्ति था जिसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कौन सी विधियां इस्तेमाल करता है, तो वह तुरंत उसके शरीर से दिव्य उपकरण सूची का टुकड़ा निकाल सकता था और उसे यहाँ अपने आप को बचाने के लिए छोड़ सकता था। दुर्भाग्यवश यह ऐसा काम था जिसे तांग हुआन लाख कोशिशों के बावजूद नहीं कर सका। पहले हम इंतजार करें, बाद में स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो हमें उसे भूलभुलैया क्षेत्र के जंगल से बाहर ले जाना होगा। तांग हुआन ने अपना मन बना लिया। उसने अपने बैग से कुछ प्रकाश पत्थर निकाले जो विशेष रूप से चमकीले थे। चमकदार सफेद रोशनी ने तुरंत ही कुछ मीटर के दायरे में गुफा को रोशन कर दिया, जिससे वहां दिन जैसा उजाला हो गया।
सौभाग्य से गुफा का प्रवेश द्वार मोटी लताओं से ढका हुआ था, इसलिए प्रकाश के बाहर रिसने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये गुफा संभवतः भेड़ियों का ठिकाना थी। गुफा के कोने में भेड़िए का सूखा गोबर पड़ा था और हवा में मछली की गंध भी थी। सौभाग्य से यह अधिक भारी नहीं था और सहनीय था। कामुक जैसे ही तांग हुआन गुफा की ओर देख रहा था, काले कपड़े वाली महिला अचानक करा उठी। तांग हुआन चौंक गया। उसने अनजाने में काले गाउन वाली महिला के चिकने माथे को छुआ। यह इतना गर्म था कि इससे उसके हाथ जल जाते। यह नहीं हो सकता, ये तो बस उसकी ऊर्जा का क्षय है। यह अभी भी क्यों जल रहा है? तांग हुआन तुरंत अचंभित रह गया। ये दुनिया उसकी पिछली दुनिया जैसी नहीं थी। नहीं कोई इबुप्रोफेन थी, नहीं कोई शांति थी। अच्छा, लगता है बुखार नहीं है। अधिक ध्यान से देखने के बाद तांग हुआन को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। महिला का चेहरा न केवल लाल हो गया था, बल्कि उसकी मूलतः सफेद गर्दन और हाथ भी चमकीले लाल हो गए थे। तांग हुआन उसके अन्य अंगों को नहीं देख सका, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह वही स्थिति थी। यह अज्ञात था कि उसकी ऐसी स्थिति क्यों हुई। हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग ने उसे पहले कभी नहीं छुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि दैवीय शस्त्रों के अत्यधिक प्रयोग के कारण उसे प्रतिकूल प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी? ठीक है, उसने अपना धनुष कहाँ छुपाया था? जब तांग हुआन ने उसे उठाया तो उसे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि उसके शरीर पर कोई हथियार है। बहुत गर्मी है। काले कपड़े पहने महिला एक बार फिर करा उठी। उसका बायां हाथ हल्के से उसके कपड़े के लेपल को फाड़ रहा था, जबकि उसकी दो सुंदर बाहें एक साथ कसकर चिपकी हुई थीं। उसके रोमछिद्रों से सेम के आकार के पसीने की बूंदें रिसने लगी और उसका काला वस्त्र, जो अभी कुछ देर पहले ही सूखा था, पुनः पसीने से भीग गया। तांग हुआन अपने सामने के सुंदर दृश्य की सराहना करने के मूड में नहीं था और उसकी बाहें और भी सिकुड़ गईं। काय करते बुदबुदाते हुए तांग हुआन लड़की के माथे को छूने से खुद को रोक नहीं सका और चौंक गया। तापमान और भी बढ़ गया था। उसका शरीर मानो भट्टी में बदल गया था। उसके अंदर धधकती लपटें थीं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस महिला के जागने से पहले ही उसके शरीर की तीव्र गर्मी से वह संभवतः जलकर मर जाएगी। तांग हुआन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके डेंटियन के अंदर स्थित नौयांग दिव्य भट्टी धीरे धीरे घूम रही थी, जिसके बाद गर्मी के धागे उसकी उंगलियों से होते हुए उसकी हथेली में और फिर आत्मा की शिरा के साथ ऊपर कड़ाई में प्रवाहित होने लगे। तांग हुआन को झटका लगा। उसकी उंगली अनजाने में ही महिला के माथे से हट गई। हालांकि डेंटियन के अंदर नौयांग दिव्य भट्टी अभी भी घूम रही थी और उसमें प्रवेश करने वाली गर्मी धीरे धीरे उसकी सहज क्यूई के साथ मिश्रित हो रही थी, जिससे उसकी सहज क्यूई थोड़ी बढ़ गई। क्या स्थिति है? तांग हुआन अचंभित रह गया। यदि कड़ाही अभी भी घूम नहीं रही होती तो वह सोचता कि उसे भ्रम हो रहा है। महिला के शरीर से उत्सर्जित गर्मी वास्तव में नौयांग दिव्य भट्टी द्वारा अवशोषित और परिष्कृत की गई थी, जो उसकी अपनी झेकी में बदल गई थी। क्या दुनिया में ऐसी कोई अविश्वसनीय चीज थी? काफी देर के बाद तांग हुआन अंततः वास्तविकता में वापस आ गया। उन्होंने पाया कि वह बच्चा वास्तव में चट्टान के किनारे पर कूद गया था और अपनी गहरी नीली आंखों से सीधे सामने देख रहा था, जो कुछ भ्रमित लग रही थी। छोटे, तुम क्या देख रहे हो? तांग हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसकी निगाह का अनुसरण करने लगा। अगले ही पल तांग हुआन की आंखें उस पत्थर को देखते ही लगभग बाहर आ गई। महिला का जैड शरीर पहले से ही उजागर था और काला लबादा पूरी तरह से फटा हुआ था, यहाँ तक कि उसके अधिकांश अंतर्वस्त्र भी फट चुके थे। फिर भी लड़की की गर्मजोशी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसका पूरा व्यक्तित्व तालाब से बाहर निकली मछली की तरह था। उसकी रेशमी त्वचा पसीने से लथपथ थी और उसका नाजुक शरीर पानी के सांप की तरह आगे पीछे घूम रहा था। एट नोवेल बनेट एट तांग हुआन ने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो देखा वह वास्तव में ऐसा दृश्य होगा और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, यहाँ तक कि उसका दिल भी धड़कना बंद हो गया। या छोटे ने तांग हुआन को देखा जो स्तब्ध था, फिर उस महिला को देखा जो चट्टान पर सांस लेने के लिए हौंफ रही थी और अत्यधिक दर्द महसूस कर रही थी। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे दोनों क्या कर रहे थे। प्यार 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 प्यार। तांग हुआन अचानक अपनी मूर्छा से जाग उठा। छोटे, जल्दी से बाहर जाओ। अगर कोई जंगली जानवर आए तो मुझे बता देना। काले गाउन वाली महिला की खर्राटे की आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। बेहतर होगा कि आप किसी भी मजबूत जानवर या शैतान कबीले के सैनिकों को उकसाएं नहीं। या छोटे लड़के ने सिर हिलाया और बाहर भाग गया। तांग हुआन ने तुरंत काले लबादे को पकड़ लिया और अपने अत्यंत आकर्षक और मनमोहक शरीर को ढक लिया। इस समय उसका पूरा शरीर, जो कि मलाई की तरह चिकना और मुलायम था, चमकीला लाल हो गया था। उसकी त्वचा बेहद गर्म थी। गर्म काले कपड़े पहने महिला ने एक आकर्षक चीख मारी और एक बार फिर अपने कपड़े खींच लिए। तांग हुआन के मन में वास्तव में उसका फायदा उठाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन एक बार जब उसने शीर्ष को कवर किया तो उसने नीचे को लात मारी, नीचे को कवर किया और शीर्ष भी नीचे गिर गया। प्यार 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 प्यार। एक पल के लिए तांग हुआन उलझन में पड़ गया। कुछ ही देर बाद वह पसीने से लथपथ हो गया। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी नुकसान में हूँ। 1 या 2 मिनट के बाद तांग हुआन ने अपनी मूल योजना पूरी तरह से छोड़ दी और महिला को अपने सारे कपड़े उतारने की अनुमति दे दी, और इस छोटी सी अवधि में उसके शरीर का तापमान एक बार फिर बढ़ गया। अपने शरीर से निकलती गर्मी को महसूस करते हुए तांग हुआन ने एक बार फिर अपने डेंटियन में नौयांग दिव्य भट्टी के बारे में सोचा और उसका दिल थोड़ा द्रवित हो गया। मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है, मैं बस कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। यदि ऐसा है तो मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं मर जाऊं तो मुझे दोष मत देना। तांग हुआन ने एक गहरी सांस ली, अपने दांत पीस लिए और महिला के जलते हुए बाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया। फिर उन्होंने उत्तेजित मेरिडियन स्पिरिट आर्ट को सक्रिय किया, जिससे नौयांग दिव्य भट्टी की गति तुरंत बढ़ गई और तांग हुआन की भुजाओं पर आत्मा की नसों के माध्यम से गर्मी की 2 धाराएं निरंतर बहने लगी और डेंटियन के कड़ाई में एकत्र हो गई।
तांग हुआन की गर्मी को अवशोषित करने की गति धीमी नहीं थी, लेकिन महिला की हालत में कोई राहत नहीं दिख रही थी। उसका नाजुक शरीर दर्द से तड़प रहा था। मुझे गर्मी का स्रोत ढूंढना होगा। तांग हुआन ने बाहें सिकोड़ लीं। उसके विचार तेजी से चल रहे थे। उसकी उत्तेजित मेरिडियन आत्मा कला पहले से ही चरम पर सक्रिय हो चुकी थी और उसके अंदर स्थित डेंटियन नौयांग दिव्य भट्टी भी अभूतपूर्व गति से घूम रही थी। लेकिन महिला के शरीर के अंदर केवल इतनी ही गर्मी थी। यह एक पाइप की तरह था। चाहे पानी का प्रवाह कितना भी तेज क्यों न हो, पाइप के माध्यम से पानी का प्रवाह केवल सीमित ही होगा। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, तांग हुआन की हथेलियां महिला के माथे पर आ गईं और उसके गालों पर फिसल गईं। थोड़ी देर बाद उसका हाथ उसकी गर्दन से आगे निकलकर दो बिल्कुल गोल चोटियों पर चढ़ गया। इस सेक्सी और अद्भुत एहसास ने तांग हुआन के दिल की धड़कन बढ़ा दी, लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत किया और नीचे की ओर चलना जारी रखा। कुछ ही देर बाद वह लड़की के सपाट पेट के पास पहुंचा, जिस पर जरा सी भी चर्बी नहीं थी। तभी गर्मी की दो धाराएं, जो पहले से कई गुना अधिक तेज थीं, अचानक उठी और तांग हुआन की हथेलियों में घुस गईं। यह उसके डार्डियन में है। तांग हुआन चौंक गया। डेंटियन मार्शल योद्धाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था और आमतौर पर इस जगह पर कोई समस्या नहीं होती। इस महिला की तरह अगर उसके डेंटियन में कुछ गड़बड़ थी तो उसके पास हाउली फर्मामेंट वुल्फ के खिलाफ लड़ने की शक्ति कैसे हो सकती थी? एट नॉवल बनेट एट। हालांकि तांग हुआन को यह उम्मीद नहीं थी कि समस्या महिला के डेंटियन में थी। भले ही उसके पेट की एक परत थी, तांग हुआन स्पष्ट रूप से अपने डेंटियन से प्रसारित होने वाली झुलसने वाली भावना को महसूस कर सकती थी, जैसे कि अंदर एक अत्यंत संघनित आग का गोला छिपा हुआ था जो लगातार गर्मी छोड़ रहा था, और गर्मी उसकी आत्मा की नसों के माध्यम से उसके पूरे शरीर में फैल गई। क्या हो रहा था? तांग हुआन का दिल संदेह से भर गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति खतरनाक थी। उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। तुरंत विशाल चट्टान पर कूद गया, सीधे महिला के बगल में क्रॉस लेग बैठ गया। उसके हाथ उसके निचले पेट पर दबाव डाल रहे थे। इनविगोरेटेड मेरिडियन स्पिरिट आर्ट के निरंतर संचलन के बाद अधिक से अधिक गर्मी गोली भट्टी में पहुंच गई। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। अंततः महिला की छटपटाहट कम होने लगी और दर्द की कराहें भी धीमी होती गईं। हाँ, गुफा के प्रवेश द्वार पर छोटे ने धीरे से लताओं को खोला और चट्टान पर उन दो लताओं की ओर एक नजर डालकर उन्हें बुलाया। यह देखकर कि तांग हुआन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। लगातार 3 बार इधर उधर देखने के बाद अंततः छोटा बच्चा अपनी उलझन से बाहर आया। महिला के शरीर में अभी भी कुछ गर्माहट बची हुई थी, लेकिन पहले की तुलना में इसमें काफी सुधार हुआ था। हालांकि लड़की की स्थिति में काफी सुधार हुआ था, लेकिन तांग हुआन अभी भी बहुत असहज महसूस कर रही थी। केवल महिला की हथेली को पकड़े हुए नौयांग दिव्य भट्टी के पास अभी भी गर्मी को परिष्कृत करने का समय था, लेकिन दोनों हाथों को महिला के पेट पर ले जाने के बाद जिस गति से उसके शरीर में गर्मी प्रवाहित हुई वह उस गति से कहीं अधिक थी जिस गति से वह इसे परिष्कृत कर सकती थी। अनजाने में नौयांग दिव्य भट्टी के भीतर एकत्रित गर्मी अधिक से अधिक तीव्र होती गई। इस समय तांग हुआन को लगा कि अगर उसने चूसना जारी रखा तो उसका डेंटियन फट जाएगा। इनविगोरेटेड मेरिडियन स्पिरिचुअल आर्ट थोड़ा पुराना हो गया है। तांग हुआन ने चुपके से आह भरी। यह देखकर कि महिला की हालत में सुधार हुआ था, उसने निर्णायक रूप से अपनी हथेलियों को वापस ले लिया। उन्होंने अपने हृदय में यह समझ लिया था कि शोधन की धीमी गति का इनविगोरेटेड मेरिडियन स्पिरिट आर्ट से बहुत अधिक संबंध था। तकनीक जितनी बेहतर होगी, नौयांग दिव्य भट्टी उतनी ही तेजी से घूमेगी और शोधन उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके विपरीत यह वही है। तांग हुआन ने एक गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को दबाया और कड़ाई से गर्मी निकालना जारी रखा। कड़ाई के घूमने के साथ यह ऊष्मा न केवल सच्ची क्यूई में मिल गई, बल्कि धीरे धीरे सच्ची ज्वाला के गोले द्वारा अवशोषित भी हो गई। हाँ, अज्ञात समय के बाद अचानक गुफा से एक मधुर खर्राटों की आवाज सुनाई दी। महिला ने हैरानी से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर धीरे धीरे घूम रही थी। नदी के किनारे पैर मोड़कर बैठी मूर्ति जैसी आकृति तुरंत उसकी आंखों में अंकित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की ने कुछ सोचा हो और वह सीधी होकर बैठ गई हो। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका काला लबादा उतर गया है और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया है। शर्म, गुस्सा, दुख, पछतावा। महिला का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा, क्योंकि उसके दिल की गहराइयों से तरह तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की 2 धाराएं टूटे हुए मोतियों की तरह गिरी। उसने अचानक अपने दांत पीस लिए और वह विचित्र और सुंदर नीला धनुष उसके हाथों में प्रकट हुआ और उसने उसे तांग हुआन की गर्दन की ओर तेजी से घुमाया। लेकिन जैसे ही छोटी पारदर्शी धनुष की डोरी तांग हुआन की गर्दन को छूने वाली थी, लंबा धनुष अचानक हवा में रुक गया। उसकी भुजाएं अनियंत्रित रूप से धीरे धीरे नीचे झुक गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपने लाल होठों को कसकर बंद कर लिया। अपनी भुजाओं को ऊपर उठाते ही नीले धनुष की डोरी एक बार फिर तांग हुआन की गर्दन के किनारे दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हल्के से बल से तांग हुआन की गर्दन काट सकती है। हालांकि महिला की भुजाएं कांप रही थीं। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी हिचकिचा रही थी। काफी समय के बाद महिला ने अंततः अपना मन बना लिया। हालांकि जैसे ही वह अपना हाथ वापस खींचने वाली थी, अचानक गुफा में चिंताजनक ये या की आवाजें गूंजने लगीं। तांग हुआन अचानक अपने स्तूप से जाग गए और देखा कि बहुत कम एक जल्दी में उसकी ओर भागते हुए। उसकी गहरी नीली आंखें घबराहट से भरी हुई थीं और उसके 2 छोटे पंजे उस पर नॉनस्टॉप पर कीटनाशक थे। ये देखकर तांग हुआन ने अपना सिर घुमाया और तुरंत आधा धनुष देखा जिसे उसकी गर्दन के किनारे रखा गया था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हैरान हो गया और तुरंत काले गाउन वाली महिला के नीले धनुष को याद किया जो दृष्टि से बाहर था। तांग हुआन का माथा पसीने में सराबोर हो गया था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे एक बेहोश अनुमान था कि क्या चल रहा था। वह तुरंत शांत हो गया, धीरे धीरे अपने शरीर को मोड़ रहा है, एक कड़वी मुस्कान के साथ महिला को देख रहा है। मिस, क्या आप अपने जीवन के लाभार्थी को इस तरह से चुका रहे हैं? या थोड़ा एक तांग हुआन के कंधों पर चढ़ गया और उसके सामने महिला को गुस्से में देखा।
छोटे साथी को देखकर महिला की आंखें एक अजीब रोशनी से चमकती थीं। नीली धनुष जिसे उसने तांग हुआन की गर्दन के करीब ले जाने की योजना बनाई थी, उसके खूबसूरत चेहरे में एक ठंडा लुक था और उसका टोन बर्फ ठंडा। यह सही है, आपने मेरी जान बचाई, लेकिन आपने मेरे साफ शरीर को भी दाग दिया। मैं आपको कैसे रख सकता हूँ? गंदा, तांग हुआन ने झांसा दिया और मनोरंजन और झंझलाहट के साथ कहा, लड़की कृपया इसे स्वयं निरीक्षण करें और देखें कि क्या आपके नीचे की बात टूट गई है। आप तांग हुआन को सुनकर इस तरह के एक स्पष्ट तरीके से बोलते हुए महिला तुरंत शर्म और गुस्से से भर गई। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था और उसके पूर्ण और निविदा स्तन कांप रहे थे क्योंकि वह तेजी से ऊपर और नीचे चली गई, जबकि उसके हाथ में नीले रंग की बोविंग ने भी तांग हुआन की गर्दन पर त्वचा को छू लिया। हालांकि अगले क्षण में महिला का चेहरा जम गया। बेशक वह उसके सामने शरीर का निरीक्षण नहीं कर सकती थी जैसे तांग हुआन ने कहा था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि उसके पैरों के बीच कुछ भी अजीब नहीं था। क्या वह वास्तव में नहीं था? महिला का चेहरा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हिचकिचाहट के संकेत को प्रकट करता है। इससे पहले वह जियाओ तियान लैंड किंग पर तांग हुआन के चुपके हमले के कारण बेहोश हो गई थी। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह उसका उद्धार करता था, लेकिन सुनने के बाद उसने जो कहा था उसे एहसास हुआ कि उसने फिर से अपनी मान में प्रवेश किया है। जब वह उठा तो उसने पाया कि उसकी उपस्थिति असहनीय थी। उसने अवचेतन रूप से सोचा कि वह इस आदमी द्वारा दागी गई थी। मूल रूप से उसने अपनी जान लेने की योजना बनाई थी, लेकिन ये सोचने के बाद कि उसने उसे हॉली फरमेंट वुल्फ किंग के हाथों से कैसे बचाया था, वह ऐसा करने में असमर्थ था। यहाँ तक कि अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप एक अच्छे व्यक्ति भी नहीं है, महिला ने अपने दांत पीसते हुए कहा। आपका मतलब है कपड़े? तांग हुआन ने महिला की छाती की ओर इशारा किया और उसकी सुंदरता को निहारना शुरू कर दिया और फिर जोर से हंस दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा लगता है कि कोई जुनून के साथ जल रहा था और अंत में खुद को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। मैं उसे एक बार कवर करूंगा, वह इसे फिर से उठा लेगी, फिर से कवर करेगी और वह इसे फिर से उठा लेगी। आप महिला शर्मिंदगी से गुस्सा हो गई और इससे पहले कि वह बोल सकती है उसने तांग हुआन की आंखों में नजर देखी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े खुले थे और वह डर में चिल्लाया और तुरंत काले बागे को पकड़ लिया जिससे उसकी उजागर छाती को कवर किया गया। जब उसने फिर से तांग हुआन को देखा तो उसका सुंदर चेहरा शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया जैसे कि वह खून बहने वाली थी। जब उसने सोचा कि न केवल उसे कैसे देखा गया था जबकि वह बेहोश थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी नग्न था, जब वह जाग गई तो काले रंग की महिला को एक ही पंच के साथ उस मुस्कुराते हुए चेहरे को तोड़ने का आग्रह था। काले रंग में महिला को थोड़ा शांत करने से पहले एक लंबा समय लगा। वह जागने से पहले स्थिति से पूरी तरह से अनजान नहीं थी। उस चिलचिलाती गर्मी ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसका पूरा शरीर विस्फोट करने वाला था। उसके जागने के बाद भी दर्द उसके दिमाग में अभी भी ताज़ा था। वह बहुत स्पष्ट थी कि ऐसी स्थिति क्यों हुई थी और उसे तांग हुआन के शब्दों पर संदेह नहीं था। हालांकि वह इस बारे में हैरान थी कि कैसे ये युवा, जो अभी भी कुछ युवा और अपरिपक्व दिखता था, उसे बचाने में कामयाब रहा था। दरअसल उसने पहले ही मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था जब उसने अपने धनुष के साथ हॉली फर्मामेंट वुल्फ किंग से लड़ाई की थी। उसके दिमाग में जिस क्षण उसकी बीमारी भड़क गई वह उसकी मृत्यु का दिन होगा। आपने मेरे शरीर में गर्मी कैसे बनाई? हिचकिचाहट के एक पल के बाद महिला आखिरकार मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके होठों को काटती है क्योंकि उसने धीरे से पूछा था। उसके हाथ में नीला धनुष अंत में फिसल गया और उसकी आस्तीन में गायब हो गया। ये देखकर कि थोड़ा एक को आखिरकार राहत मिली, लेकिन उसका स्पष्ट रोना गुस्से से भर गया। तांग हुआन की टकटकी को महिला के दाहिने हाथ पर ठीक किया गया था। ब्लू लॉन्गबो एक बार फिर से बिना आवाज के गायब हो गया। महिला की आस्तीन में इतना बड़ा धनुष छिपा था, लेकिन यह बिल्कुल भी उभार नहीं था। इसके अलावा जब वह उसे गुफा में ले गया तो उसने उसके दाहिने हाथ को चुटकी ली। अंदर कोई हथियार नहीं था। ऐसा हो सकता है कि धनुष उसके शरीर में प्रवेश कर गया हो। तांग हुआन को लगा कि यह अविश्वसनीय था। इस तरह से उसके द्वारा जमकर देखा जा रहा है। महिला का दाहिना हाथ चुपचाप अपनी आस्तीन में पीछे हट गया क्योंकि वह शर्मिंदा हो गई थी। तांग हुआन ने अपनी इंद्रियों को फिर से हासिल कर लिया और जोर से हंसते हुए, आपको इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मेरे पास स्वाभाविक रूप से अपने तरीके हैं। आपको केवल ये जानने की जरूरत है कि मैंने आपको पहले 2 बार बचाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब जब आप जाग रहे हैं तो मेरे लिए जंगल छोड़ने का समय आ गया है। जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां जाएं। तांग हुआन खड़े हो गए और बोल्डर से नीचे कूद गए। लिटिल वन, लेट्स गो। जैसे ही उनके शब्द गिरे, तांग हुआन ने पहले ही हॉली फर्मामेंट वुल्फ किंग के अत्याचारी ब्लेड को पकड़ लिया था। वह मूल रूप से अपनी आंखें खोलने के लिए महिला के डिवाइन टूल्स कैटलॉग अवशेष को उधार लेना चाहता था, लेकिन जब उसने कपड़े बंद कर दिए तो तांग हुआन को डिवाइन टूल्स कैटलॉग की तरह कुछ भी नहीं मिला और न ही कुछ भी जो फीनिक्स ब्लड क्रिस्टल जैसा दिखता था। चूंकि ऐसा ही था, तांग हुआन ने अब और रहने की इच्छा नहीं की। किसी भी मामले में यह व्यक्ति पहले ही बच गया था और वह मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। इसके अलावा इस महिला के मायावी नीले धनुष के साथ, जब तक कि यह हॉली फरमेंट वुल्फ किंग की तरह एक मजबूत शैतान कबीले को नहीं छूता है, यह जंगल के भूलभुलैया दायरे में अमोघ को चलाने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। हालांकि अपनी ताकत के साथ वह वास्तव में अपने 2 अनुयायियों की मौत का कारण बनने में सक्षम थी। यह अजीब था, लेकिन कुछ अन्य रहस्य होना चाहिए। तांग हुआन को दूसरों के निजी मामलों में बहुत गहराई से देरी करने में दिलचस्पी नहीं थी। लिटिल ने अब लड़की के साथ परेशान नहीं किया और हंसमुख आवाज जारी की। इंतजार। ये देखकर महिला ने तुरंत तांग हुआन को रोक दिया। उसकी आवाज कोमल और प्यारी थी। मेरा नाम शान शान है, जो पहाड़ों और नदियों में एक पहाड़ है, एक कोरल पर्वत। तुम्हारा नाम क्या है? शान शान, मेरे नाम के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे जानते हैं या नहीं। इस अलग होने के बाद हमारे पास फिर से मिलने का मौका नहीं होगा। तांग हुआन ने हंसते हुए हल्के पत्थर को पकड़े हुए, जिसका इस्तेमाल उनके हाथ में प्रकाश को रोशन करने के लिए किया गया था, अपने ब्लेड को ऊपर उठाते हुए उन्होंने बैग को उठाया और अपने कंधे पर ले गए।
यह नहीं करेगा। आपने मेरी जान को 2 बार बचाया है, मैं आपको कैसे चुका नहीं सकता। शानशान ने बोल्ड से नीचे फिसल गया, जिससे उसके 2 पतले और सुंदर पैरों को काले बागे के नीचे से पता चला। हालांकि उसने जल्दी से इसे फिर से कवर कर लिया, लेकिन उसका चेहरा मदद नहीं कर सकता था। लेकिन लाल रंग की अधिक से अधिक सुंदर हो गया। चुकाओ, कोई जरूरत नहीं है, आप पहले से ही एहसान वापस कर चुके हैं। तांग हुआन ने एक रहस्यमय मुस्कान दी, क्योंकि उसने घने लताओं को अलग कर दिया और बाहर चला गया। जैसे जैसे दाखियां बंद हुई, गुफा तुरंत पिच काली हो गई। क्या उसने पहले ही एहसान वापस कर दिया है? शानशान एक पल के लिए फ्रॉस, फिर अचानक उसे लग रहा था कि उसने कुछ सोचा था, और उसका नाजुक और सुंदर चेहरा अचानक अंधेरे में उग्र गर्म हो गया। इसके तुरंत बाद गुफा से नर्म सरसराहट की आवाज आ रही थी, और जब वह गुफा से बाहर चली गई तो उसने पहले ही अपने कपड़े डाल दिए थे। बाहर दोपहर हो चुकी थी और वह 1 दिन और 1 रात गुफा के अंदर ही रहा। हालांकि अंत में उसे थोड़ा झटका लगा था, लेकिन वहां बिताया गया समय तांग हुआन के लिए पूरी तरह से सार्थक था। नौयांग दिव्य भट्टी से पूरी तरह से गर्मी को अवशोषित करने के बाद तांग हुआन के डेंटियन में आत्मा चक्र पहले ही आकार ले चुका था। इतना ही नहीं, कड़ाई के भीतर सच्ची आग ज्वाला बीज वास्तव में अपने मूल आकार से लगभग आधा सिकुड़ गया था। हालांकि इसमें मौजूद गर्मी कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ गई थी। चौथी पहले ही चुका दी गई है, जैसा कि तांग हुआन ने अभी उल्लेख किया था, वह वास्तव में यही था। सभी 9 आत्मा शिराओं को खोलने के बाद 1 दिन से थोड़ा अधिक समय ही बीता था, और आत्मा चक्र पहले ही प्रकट हो चुका था। इतनी गति देखकर खुद तांग हुआन भी आश्चर्यचकित हो गया। इससे तांग हुआन को महिला के डेंटियन के भीतर से आने वाली गर्मी के स्रोत के बारे में भी बहुत जिज्ञासा हुई। यदि वह कमजोर ताकत वाली महिला होती तो तांग हुआन उसके साथ थोड़ी देर और रहने की कोशिश कर सकता था और देख सकता था कि क्या वह थोड़ी अधिक गर्मी को अवशोषित करने का मौका पा सकता है। इस तरह बहुत जल्द ही वह रैंक 1 आध्यात्मिक चक्र को पूरी तरह से संघनित कर रैंक 4 मार्शल मास्टर बन जाएगा। हालांकि तांग हुआन ने शानशान नामक इस महिला को आसानी से अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। उसकी अपनी भयावह शक्ति ने तांग हुआन को गहरा भय महसूस कराया। इसके अलावा उसकी उत्पत्ति के कारण भी तांग हुआन उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था। दिव्य शस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति साधारण कैसे हो सकता है? हालांकि तांग हुआन उसकी दिव्य आयुध से ईर्ष्या से भर गया था, लेकिन वह उसके साथ और अधिक संबंध नहीं बनाना चाहता था। तांग हुआन ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और भारी कदमों से जंगल में चल दिया। वह भी ऐसे छलांग लगाना चाहता था जैसे कि वह उड़ रहा हो और जितनी जल्दी हो सके जंगल से बाहर निकल जाए। लेकिन अपने कंधों पर 300 पाउंड से अधिक वजन वाली चीज को उठाना पहले से ही काफी प्रभावशाली था, और वह वास्तव में इससे अधिक तेज नहीं हो सकता था। प्यार 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 प्यार। यह छोटा बच्चा जो तांग हुआन की गर्दन के ऊपर सवार था ने अचानक तांग हुआन के दोनों कान पकड़ लिए और चिल्लाया। तांग हुआन ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और देखा कि शानशान नामक काले गाउन वाली महिला वास्तव में उसके पास आ गई थी। वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, मिस शानशान, क्या मैंने नहीं कहा था कि आपको मुझे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है? अगर आप नहीं कहते हैं तो नहीं। आपको क्या लगता है कि आप क्या है? शानशान का खूबसूरत चेहरा तनावग्रस्त हो गया और वह एक बार खर्राटे से बोली। उसकी भौहें शर्म और गुस्से से भर गईं। आप? तांग हुआन इतना गुस्से में था कि उसे अब उससे बात करने का मन नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहती हो तो मेरे पीछे आओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद तांग हुआन आगे बढ़ने लगा। अरे, क्या तुम जानते हो कि हाउली फर्मामेंट वुल्फ और वेयरवुल्फ कहां से आ रहे हैं? कुछ देर बाद पीछे से शानशान की स्पष्ट आवाज आई। तांग हुआन ने शुरू में जवाब नहीं देना चाहा, लेकिन मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिला की दुखद मौत के बारे में सोचने पर वह तुरंत शानशान के प्रश्न का उद्देश्य समझ गया। उसका दिल नरम पड़ गया और एक पल के लिए चारों ओर देखने के बाद उसने जल्दी से अपनी दिशा समायोजित की और लंबे समय से पहले वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां मध्यम आयु वर्ग की महिला मर गई थी। एट नोवेलबर्न एट 1 दिन और रात बीत जाने के बाद भी आसपास की लाशें नष्ट नहीं की जा सकी। संभवतः यह वेयरवुल्फ की आबाही थी, जिसके कारण आसपास के जंगली जानवर उसके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चाची वांग एक दुखद चीख के साथ शानशान की आंखें लाल हो गई। वह जल्दी से तांग हुआन के शरीर के पास से भागा और खुद को मध्यम आयु वर्ग की महिला के शरीर पर फेंक दिया और बेकाबू होकर रोने लगा। तांग हुआन ने अपने दिल में आह भरी, फिर उसने बैग नीचे रखा और काली तलवार को जमीन में घोंप दिया, जिससे एक गड्ढा खोद गया। जब तांग हुआन उस भीषण युद्ध क्षेत्र से बाहर निकला तो लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मध्यम आयु वर्ग की महिला और मध्यम आयु वर्ग के पुरुष, जिन्हें शानशान, चाची वांग और चाचा हुआंग कहती थीं, को जमीन में दफना दिया गया। हालांकि वह स्पष्ट रूप से अपनी उदासी से उबर नहीं पाई थी और चुपचाप तांग हुआन के पीछे पीछे चली गई। अगर तुम सच में मुझे पैसे लौटाना चाहते हो तो इस बैग को उठाने में मेरी मदद करो। तांग हुआन अचानक रुक गया, अपना लंबा ब्लेड उठाया और विशाल पैकेज को शानशान पर फेंक दिया। शानशान अपनी मूर्छा से जागा और जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाने वाला था, उसे कुछ याद आया और वह तेजी से पीछे की ओर कूद गया। अरे, तुम्हें इतने सारे रत्न कहाँ से मिले? शानशान को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उन रत्नों में कोई आश्चर्य की बात होगी। जैसे ही पैकेज जमीन पर उतरा, तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल पर किसी ने बेरहमी से हथौड़ा मारा हो। उन्होंने शानशान के सवाल पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मिस शानशान, आप नहीं हैं, है ना? यहाँ तक कि हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग भी ऐसे शक्तिशाली प्राणी के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम था, लेकिन उसने इस सौजन आइटम को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। अब मेरे पास कोई सच्ची क्यों ही नहीं है, शानशान ने बुदबुदाया, इससे पहले कि उसका चेहरा लाल हो जाए। नहीं जेंकी, मतलब अब आप एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं है? तांग हुआन दंग रह गया। शानशान का जवाब उसकी उम्मीदों से पूरी तरह बाहर था। उसने अपनी सारी जन्मजात क्यों ही खो दी थी? क्या यह दिव्य आयुध के उपयोग के प्रभाव के कारण था, या यह उसके डेंटियन में गर्मी के कारण था? यह सही है, शानशान के मुंह के कोने पर कड़वाहट का भाव झलक रहा था। माफ करना, मैं बहुत जल्दबाजी में था।
तांग हुआन ने असहाय होकर अपना सिर थपथपाया। वह शुरू में उसे एक बैग देना चाहता था ताकि वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगा ले, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना अच्छा काम करेगी। सौभाग्यवश उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और उसे पकड़ने के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसने अपना बैग पैक किया और सड़क पर वापस आ गया। शान की वर्तमान स्थिति को जानते हुए तांग हुआन ने और कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ चलने दिया। यद्यपि उसके पास दिव्य आयुध था, यदि वह अपनी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होती तो उसके लिए भूल भुलैया क्षेत्र के जंगल से जीवित बाहर निकलना असंभव होता। अरे मैंने पहले ही कहा है कि मैंने पहले ही तुम्हारा पैसा चुका दिया है। वास्तव में उससे आपका क्या मतलब है? ये कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मुझे हे कहकर भी नहीं बुलाया जाता। अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें केवल उसी नाम से पुकार सकता हूँ। ठीक है, मेरा नाम तांग हुआन है। तांग हुआन और शान अंततः 7 या 8 दिन बिताने के बाद भूल भुलैया क्षेत्र के जंगल से बाहर निकले। 2 दिन पहले तांग हुआन ने कुछ मार्शल शिष्यों को लूट लिया और उनके सभी टेंट चुरा लिए। जब तांग हुआन ने क्रिसेंट सिटी की मुख्य सड़क पर कदम रखा जो जंगल के किनारे पर थी, तो बाधाओं को पहले से ही तंबू के कपड़े से परत दर परत लपेटा गया था। कीमती पत्थरों में लिपटा पैकेज भी परत दर परत मोटा होता जा रहा था। छोटा सा एक आत्मिक जानवर था। यदि कोई आत्मिक पशु अपना ठिकाना बता दे तो संभवतः असंख्य लोग उसके लिए लड़ने लगेंगे। यदि उसने इसे अच्छी तरह से नहीं छिपाया तो मार्शल संप्रदाय और महान मार्शल ग्रैंड मास्टर्स का सामना करने की बात तो दूर, भले ही कुछ मार्शल मास्टर्स हों, तांग हुआन बिना किसी कब्रिस्तान के मर सकता था। साथ ही शान ने भी अपना सुंदर चेहरा ढक लिया, जिससे उसका शरीर मोटा हो गया। जब तांग हुआन और शान मुख्य सड़क के अंत में क्रिसेंट सिटी में दाखिल हुए तो एक स्त्रियोचित दिखने वाला युवक अचानक लड़खड़ाते हुए बाहर भागा। भूत, यह एक भूत है, युवक पागलों की तरह चिल्लाया। उसके अत्यधिक भय के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसका चेहरा विकृत हो गया। वह बिना पीछे देखे पूरी ताकत से आगे की ओर भागा, मानो वह और कुछ नहीं चाहता था, बस एक जोड़ी पंख उगाकर तुरंत क्रिसेंट सिटी की ओर उड़ जाना चाहता था। उसकी आकृति के गायब होने के कुछ ही समय बाद सड़क के अंत में एक मोटी आकृति भूत जैसी दिखाई दी। वह धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगा और असंतोष से बड़बड़ाने लगा, मैं तो थोड़ा गोल मटोल हूँ, मैं भूत जैसा कैसे दिख सकता हूँ? पिछला अध्याय, विषय सूची। उसने पुस्तक अनुभाग में प्रवेश किया, पठन पृष्ठ के केंद्र पर क्लिक किया और फिर ऊपरी दाहिने कोने में उभरे बॉक्स पर क्लिक किया। प्रवेश करने के बाद वह जोड़े गए पुस्तक अनुभाग पर क्लिक करना नहीं भूलेगा। इसके अलावा ये पुस्तक वर्तमान में मासिक टिकट रैंकिंग पर है, इसलिए मेरे दोस्तों के पास 1 या 2 और मासिक टिकट होने चाहिए। हर बार जब मासिक टिकट 100 महीने से अधिक हो जाएंगे तो वे एक अतिरिक्त पाई एक्सचेंज कोड जारी करेंगे, और यदि बहुत सारे कोड शब्द हैं तो उन्हें हर दिन 6 बजे सूची में भी जोड़ा जाएगा। अंत में आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तांग हुआन वापस आ गया है? नूलांग उग्र लहरें शहर में तांग कबीले के एक प्रांगण में तांग तियानशी को अपने कानों पर विश्वास करना कठिन हो रहा था, क्योंकि वह अपने सामने खड़े युवक को शून्य दृष्टि से देख रहा था। तांग ताओ और तांग जी के साथ क्या हो रहा है? तीसरे चरण के 5 मार्शल शिष्य उस छोटे से कमीने चावल की बाल्टी को भी नहीं रख सके। ये सब बेकार है। काफी देर के बाद तांग तियानसी को होश आया और उसने भयंकर दहाड़ लगाई। दूसरे मास्टर, ये संभव है कि तांग ताओ और अन्य लोग तांग हुआन से बिल्कुल भी नहीं मिले, यही वजह है कि उन्होंने उसे जीवित वापस आने दिया। आखिरकार भूल भुलैया क्षेत्र का जंगल इतना विशाल है, इसलिए तांग हुआन के लिए जंगल में प्रवेश करने के बाद उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। युवक ने तांग तियानशी की ओर एक नजर डाली और खुद को समझाने के लिए तैयार किया। उनके पास उनके लिए बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मूल महाद्वीप की ओर जा रहे 5 तांग कबीले शिष्यों में से एक, जिसका नाम तांग जी था, उसका अपना भाई था। जब उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो तांग तियानशी और भी क्रोधित हो गई। भूल भुलैया जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन तांग हुआन की थोड़ी ताकत के साथ वह केवल सीमा क्षेत्र के आसपास ही घूम सकता है। ये तो समझ में आता है कि वह उसे 1 या 2 दिन में नहीं ढूंढ पाया, लेकिन वह उसे 1 महीने में भी क्यों नहीं ढूंढ पाया? ये कैसा कूड़ा कचरा है? वह लिन पेन कहाँ है जिसे भाभी ने भेजा था? ऐसा लगता है कि वह लंबे समय से रैंक 4 मार्शल मास्टर रहे हैं। इतने लंबे समय के बाद भी उसे वह छोटा सा बच्चा नहीं मिला। आंगन का कुछ चक्कर लगाने के बाद तांग तियानसी को कुछ याद आया और वह अचानक रुक गया और युवक की ओर देखने लगा। लिन पेंग, वह वास्तव में वापस आ गया है और तांग हुआन के साथ उसी नाव पर सवार है। ये कहते हुए युवक के चेहरे पर अचानक अजीब भाव आ गया। तांग तियान दंग रह गया। वह पागल हो गया है, मानो मैंने भूल भुलैया क्षेत्र में कुछ डरावनी चीजों का सामना किया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं अंततः वापस आ गया हूँ। शाम को नूलांग उग्र लहरें शहर के उत्तरी भाग में लोहार की दुकान के पीछे के आंगन में तांग हुआन ने खुशी मनाई। उसने सबसे पहले कीमती रत्नों से भरा थैला सावधानी से नीचे रखा, फिर भारी कटार को सीधे जमीन पर फेंक दिया। वह छोटा बच्चा जो पूरे दिन अपने गुस्से को दबाए हुए था, कपड़े की जेब से बाहर निकला, नीचे कूदा और अपने शरीर पर पड़ी पानी की बूंदों को झाड़ दिया, फिर अपने पैरों से आंगन में इधर उधर भागने लगा। शान चुपचाप अंदर चला गया और आंगन के दरवाजे पर झुक गया। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। कुछ दिनों तक उसके साथ यात्रा करने के बाद वह जान चुकी थी कि तांग हुआन केवल 16 वर्ष का था, जो उससे 3 वर्ष छोटा था। उनके चेहरे से यह बात जाहिर हो रही थी, लेकिन उनकी हरकतें बचकानी नहीं थीं। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसकी भावना गलत थी। किसी समय तांग हुआन वास्तव में 16 वर्षीय लड़की से अलग नहीं थी। तांग हुआन, शान का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह शर्मिंदगी से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। तांग हुआन, जो कुएं के पास था, ने वास्तव में उसके कपड़े साफ कर दिए थे। तुम यहाँ क्यों हो? हलचल सुनकर तांग हुआन आश्चर्य से घुमा। एक बार जब वह नूलैंड उग्र लहरें शहर में था, शान अचानक गायब हो गया। तांग हुआन ने केवल यही सोचा कि वह चली गई है। हालांकि उसने चुपचाप बिना कुछ कहे उसके चले जाने की आलोचना की। उसने इसे दिल पर नहीं लिया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ तक उसका पीछा करेगी। तुम पहले ही नहीं चले गए थे, फिर वापस क्यों आए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आप घूमो और वापस जाओ।
शान शान ने तुरंत अपनी आंखें ढक लीं, उसके गाल गर्म हो गए थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कमीना, वह वास्तव में घूम गया। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें देखा था और अब तुम मुझे देख रहे हो, तो हम बराबर हो गए। तांग हुआन ने चिढ़ाते हुए हंसा, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ गया। तांग हुआन, तुम जाकर मर क्यों नहीं जाते? शान शान ने अपने दांत भींच लिए और मुंह बना लिया। रात अंधेरी थी और लोहार की दुकान पर रोशनी खूब थी। तांग हुआन ने हाउलिंग स्काई वुल्फ किंग के टायरेंट ब्लेड को लोहे के मंच पर रख दिया। इस विशाल भारी ब्लेड को उसने पहले ही कई बार सावधानीपूर्वक साफ किया था, और दीपक की रोशनी में ब्लेड के शरीर पर अंधेरे चमक की एक परत धीरे धीरे बह रही थी और हिल रही थी। एट नोवल बनेट एट। इससे तांग हुआन को और भी अधिक यह महसूस हुआ कि इस तानाशाह ब्लेड को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री असाधारण थी। इस समय वह यही सोच रहा है कि इसे कैसे पिघलाया जाए और अपने लिए एक निम्न श्रेणी का हथियार कैसे बनाया जाए। यद्यपि तानाशाह ब्लेड शक्तिशाली था, लेकिन ये लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त नहीं था। ये जियोतियान वुल्फ किंग का हथियार था। अगर शैतान कबीले को पता चल जाता कि उसने इसे मार दिया है, तो वह तुरंत शैतान कबीले का सार्वजनिक दुश्मन बन जाता। तांग हुआन, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। हाउलिंग फॉर्मेट वुल्फ किंग के टायरेंट ब्लेड को इंकजेट क्रिस्टल आयरन का उपयोग करके जाली बनाया गया था। अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी और शान शान शालीनता से चली आई। शाम को नहाने के बाद उसने एकदम नया काला लबादा पहन लिया। उसका नाजुक शरीर सुडौल और घुमावदार था, जिसमें उत्तम विकृताएं थीं। उसका मलाईदार, बर्फ सा सफेद, मुलायम और चिकना चेहरा एक चमकदार आभा से भरा हुआ था, जिससे उसका पहले से ही सुंदर चेहरा और भी अधिक आकर्षक और मनमोहक लग रहा था। स्याही जेड क्रिस्टल लोहा, वह क्या चीज है? तांग हुआन ने अचंभित होकर कहा। आप ब्लैक जेड क्रिस्टल आयरन के बारे में भी नहीं जानते? क्या तुम सचमुच एक निम्न कोटि की लोहार हो? शान शान तांग हुआन के पास आई और उसे असमंजस में देखने लगी। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह वास्तविक सौदा है। तांग हुआन का बुरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। इस पहलू से ये सच था कि एक निम्न स्तरीय रिफाइनर के रूप में वह कुछ हद तक अक्षम थे। वह इस दुनिया में हथियारों के निर्माण के बारे में बहुत कम जानता था, ठीक वैसे ही जैसे उसे भूल भुलैया वाले जंगल में मिले निम्न श्रेणी के रत्नों के बारे में पता था। उनमें से कई ऐसे थे जिन्हें वह पहचान नहीं सका। ब्लैक जेड क्रिस्टल आयरन है। शान शान ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई। या तभी अचानक एक अपरिपक्व आवाज सुनाई दी, जिसने शान शान की बातों को बाधित कर दिया। तांग हुआन ने अवचेतन रूप से देखा कि वह छोटा बच्चा उसके पैरों पर खड़ा था। उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की संदूक थी जो आकार में थोड़ी बड़ी थी। यह बक्सा स्पष्टतः किसी छोटे बच्चे द्वारा लाया गया था। इसमें क्या है? तांग हुआन ने आश्चर्य से बॉक्स उठाया और उसे मंच पर रख दिया। ये पहली बार था जब उसने ये बक्सा देखा था, लेकिन चूंकि यह लोहार खाने में था, इसलिए यह अवश्य ही उस बूढ़े लोहार का होगा। यद्यपि बक्सा पुराना था, लेकिन इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री असाधारण रही होगी। जब उसने उसे छुआ तो उसे असाधारण शीतलता का एहसास हुआ। संदूक पर ताला नहीं लगा था, इसलिए तांग हुआन ने उसे लापरवाही से खोल दिया। पहली नजर में वे आग की एक गेंद की तरह दिखे, लेकिन दूसरी नजर में वे दिल की तरह भी दिखे। पत्थर के भीतर नसों की बारीक रेखाएं और पैटर्न हल्के से देखे जा सकते थे, जैसे कि वे हृदय की नसें हों। तांग हुआन ने गिनती की और पाया कि ये ठीक 9 गोलियां थीं। मध्यवर्ती रत्न, हॉट ब्लेज स्टोन। शान शान के खूबसूरत चेहरे पर अंततः कुछ आश्चर्य प्रकट हुआ। आप उन्हें जानते हैं? तांग हुआन ने उसकी ओर देखा, फिर अपनी नजर वापस बॉक्स पर घुमाई। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। एक मध्यम श्रेणी का रत्न, सबसे सस्ता कम से कम 1000 स्वर्ण का होगा, और सबसे महंगा शायद 10,000 स्वर्ण का होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में एक मध्यम श्रेणी का रत्न छिपाएगा। बेशक मैं। शान शान ने कहा, ये हॉट ब्लेजिंग स्टोन, हालांकि यह केवल एक मध्यम रैंक वाला रत्न है। यह मध्यम रैंक वाले रत्नों में से सबसे दुर्लभ है। जब इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जाता है, तो यह एक कारीगर के रूप में सच्ची आग की शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। यहाँ तक कहते हुए शान शान खुद को ये कहने से रोक नहीं सका, तांग हुआन, यद्यपि तुम्हारा स्वामी योग्य है, फिर भी वह बुरा नहीं है। उसने वास्तव में 9 हॉट फ्लेम रॉक्स छिपा रखे हैं। इस समय उसे अचानक बूढ़े लोहार के प्रति थोड़ी जिज्ञासा महसूस हुई। क्या ज्वलंत हृदय पत्थर इतना कीमती है? जब तांग हुआन ने यह सुना, तो वह तुरंत खुशी से मुस्कुरा उठा और उसने एक बत्तख के अंडे के आकार का ज्वलंत हृदय पत्थर निकाला। जब वह बॉक्स में था, तो उसने केवल महसूस किया कि मनी कुछ गर्म थी, लेकिन जब उसने बॉक्स छोड़ा, तो तांग हुआन ने तुरंत महसूस किया कि उसकी हथेली गर्म हो रही थी और असामान्य रूप से तीव्र गर्मी निकल रही थी। ज्वलंत हृदय पत्थर की तुलना में निम्न श्रेणी का रत्न, ज्वलंत बादल पत्थर, उल्लेख के लायक नहीं था। ये रत्न बहुत गर्म है, तांग हुआन ने आश्चर्य से कहा और मनी को बक्से में वापस रख दिया। तभी लकड़ी के बक्से की ठंडी आभा ने उस स्थान की गर्मी को दबा दिया। बेशक यह एक शोधक के लिए सबसे उपयुक्त हथियार कैसे बना सकता है? तांग हुआन को बिना किसी बात के इतना हंगामा करते देख शान शान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। या वह छोटा लड़का भी मंच पर कूद पड़ा, गर्व से 2 बार चिल्लाया, अपनी आंखें मूंद लीं और अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, जल्दी करो और मेरी तारीफ करो। पिछला अध्याय, विषय सूची। बुरा नहीं, बुरा नहीं। तांग हुआन हंसा और छोटे बच्चे का सिर सहलाया। छोटी और भी अधिक प्रसन्न हुई। उसके छोटे पंजे ने तांग हुआन की बाह को खरोंच दिया। फिर उसने बॉक्स में रत्नों की ओर इशारा किया। उसका मुंह थोड़ा सा खुला और उसने उसे चाटा। तुम इसे खाना चाहते हो? उसकी लाल टपकाती सूरत देखकर तांग हुआन को सिर दर्द होने लगा। इतना कीमती रत्न अगर इसे छोटे बच्चे को खाने के लिए दे दिया जाए, तो जब भविष्य में बूढ़ा लोहार वापस आएगा और उसे इसके बारे में पता चलेगा, तो वह शायद गुस्से में इस लोहार की दुकान को नष्ट कर देगा। हाँ, छोटे ने तांग हुआन को दयनीय दृष्टि से देखा। तांग हुआन इस कदम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। जैसे ही वह निर्दयतापूर्वक संदूक को बंद करने वाला था, उसने पाया कि ज्वलंत हृदय पत्थर के नीचे कागज का एक टुकड़ा था जो शब्दों से भरा हुआ था। पन्नों के नीचे 2 पतली पुस्तिकाएं थीं। तांग हुआन का दिल द्रवित हो गया। वह कागज निकालने से खुद को रोक नहीं सका। एक नजर डालते ही वह दंग रह गया। यह वास्तव में बूढ़े लोहार का पत्र था।
शिष्य, गुरुदेव मूल महाद्वीप जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब वापस आ पाऊंगा। यदि आप मेरे कमरे में ये बक्सा पा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी सच्ची क्यूई विकसित कर ली है और रैंक 6 मार्शल मास्टर बन गए हैं। एट नॉवल बनेट एट। इस मामले में 9 हॉट फ्लेम रॉक्स वे चीजें हैं जो मास्टर ने आपके लिए छोड़ी हैं। यदि आप सच्ची आग को फ्यूल करने में सक्षम हैं और एक रिफाइनर बन सकते हैं तो आप रिफाइनिंग मैनुअल पर एक नजर डाल सकते हैं जिसे मास्टर ने मामले में छोड़ दिया था। एक बार जब आप मध्य स्तरीय रिफाइनर बन जाते हैं तो आप उनका उपयोग अपने लिए मध्य स्तरीय हथियार बनाने के लिए कर सकते हैं। यदि आप हथियार शिल्पकार बनने में असमर्थ हैं तो आप हथियार की दुकान पर उस बूढ़े मोटे को ज्वलंत हृदय पत्थर सौंप सकते हैं। वह स्वाभाविक रूप से आपके लिए हथियार बनाने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढ लेगा। इसके अलावा बॉक्स के भीतर एक साधना तकनीक है जो मास्टर ने आपके लिए छोड़ी है। आप स्वयं इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं और यदि आपको कुछ समझ में न आए तो आप उनसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं। यदि आपने पहले ही रिफाइनर बनने की अपनी इच्छा पूरी कर ली है और आपके पास पर्याप्त ताकत है तो आप भविष्य में मूल महाद्वीप, तलवार बनाने वाली घाटी और नूताओ, उग्र लहरें, कैसल की यात्रा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको उन 2 स्थानों का स्थान अच्छी तरह याद होगा। यदि आप रिफाइनर नहीं बन पाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जाएं या नहीं। शिष्य, जब मैं न रहूं तो अपना ध्यान रखना। मास्टर ओजी, रुके। इसके अलावा आपके मालिक का नाम आसानी से बाहर नहीं फैल सकता है। ओजी, मास्टर वास्तव में ओजी कहा जाता है। पत्र पढ़ने के बाद तांग हुआन बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। ये पहली बार था जब उसने बूढ़े लोहार का नाम सुना। नाम बाहरी लोगों तक नहीं फैलाना चाहिए, यह बहुत रहस्यमय है। क्या मालिक का कोई शक्तिशाली शत्रु है? जैसे ही उसने ऐसा कहा तांग हुआन को अचानक याद आया कि शान उसके ठीक बगल में थी। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि शान वहीं अचंभित खड़ी थी। उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं। शान, तांग हुआन चिल्लाए बिना न रह सका। यह क्या है? मैं विचलित था। ऐसा लग रहा था जैसे शान किसी स्वप्न से जाग गई हो, क्योंकि उसकी खूबसूरत काली आंखों में अचानक एक अप्रत्याशित आघात की झलक उभर आई। क्या तुम जानते हो कि मेरा स्वामी कौन है? तांग हुआन ने उसे संदेह से देखा। मुझे नहीं पता। शान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर उसने अपने लाल होठों को भींचा और आश्चर्यचकित भाव से हंसते हुए कहा, ओह हाँ, तुम्हारा स्वामी कौन है? यदि आप नहीं जानते तो ऐसा ही हो। तांग हुआन को नहीं पता था कि क्या उसने वास्तव में इसे नहीं देखा था या उसने सिर्फ नाटक किया था कि उसे यह नहीं दिखाई दे रहा है। वह बस अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया था। इसके बाद तांग हुआन ने जानबूझकर या अनजाने में शान की नजरों से बचकर एक बार फिर से कागज खोला और उसे ध्यान से पढ़ा। पंक्तियों के बीच प्रकट हुई स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि उसके मालिक ने बक्सा क्यों छुपाया था। इससे पहले उसने अपनी सच्ची ची का विकास भी नहीं किया था। अगर बूढ़े लोहार ने उसे ये चीजें दे भी दी होती तो भी उनका कोई फायदा नहीं होता। इसके विपरीत इससे उसे कुछ अनावश्यक परेशानी भी हो सकती थी। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि वह उसे कुछ भी न दे और उसे एक सामान्य लोहार के रूप में रहने दे। लेकिन अगर तांग हुआन एक असली मार्शल योद्धा और एक कारीगर बन गया तो ये चीजें बहुत काम की होंगी। हालांकि बूढ़े लोहार को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि तांग हुआन के लेवल 6 मार्शल मास्टर बनने से पहले ही ये बॉक्स उस बेहद प्रतिभाशाली छोटे बच्चे को मिल चुका था। तांग हुआन ने तलवार बनाने वाली घाटी और उसके स्वामी द्वारा पहले बताई गई दोनों घाटियों के बारे में सुना था। हालांकि शैतान कबीले के आक्रमण ने इस जगह को कब्रिस्तान में बदल दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मानव कुल के एक समय के नंबर 1 तलवार मास्टर इल्यूसरी आइज भी उस आपदा में तलवार बनाने वाली घाटी के हाथों मारे गए थे। नूताओ, उग्र लहरें, किलारिस नूलांग, उग्र लहरें, शहर से बहुत दूर था। 100 साल पहले जब मानव कबीला एकीकृत हो गया था और उसने मूल महाद्वीप पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, तब महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर एक विशाल रक्षात्मक किला बनाया गया था और वे महासागर के पार एक दूसरे को देखने में सक्षम थे। वे पहले ही शैतान कबीले द्वारा कब्जा कर लिए गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि युद्ध के बाद मानव कबीले की 3 महान सेनाओं ने उन्हें पुनः कब्जा कर लिया था या नहीं। इस बार मास्टर के जाने से पहले उसने 2 नक्शे बनाए थे और 2 स्थानों की ओर भी संकेत किया था। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और केवल तांग हुआन से कहा कि वह उन्हें दृढ़ता से याद रखे। उस समय तांग हुआन का सिर कोहरे से भरा हुआ था। हालांकि अब उसे समझ में आ गया था कि यह क्रमशः तलवार बनाने वाली घाटी और नूताओ, उग्र लहरें, महल का नक्शा था। बूढ़ा लोहार चाहता था कि वह नक्शे पर दिखाए गए 2 स्थानों पर जाए। बूढ़े लोहार ने यह नहीं बताया कि तलवार बनाने वाली घाटी और नूताओ, उग्र लहरों, महल तक जाने के लिए उसके पास किस प्रकार की शक्ति थी, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जहां वर्तमान तांग हुआन जा सके। पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार इस बॉक्स को खोजने के लिए उसे लेवल 6 मार्शल मास्टर बनना पड़ा। उदाहरण के लिए तलवार बनाने वाली घाटी में सामान्य मार्शल मास्टर्स इसकी गहराई में प्रवेश करने में भी सक्षम नहीं होंगे। जहां तक नूताओ, फ्यूरियस बिलोज, कैसल का सवाल है, यदि यह अभी भी शैतान कबीले के कब्जे में होता तो स्टेज 9 के मार्शल संत भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए तांग हुआन ने तुरंत इस मामले को नीचे रख दिया और अधीरता से बक्से के नीचे से 2 पतली किताबें निकाल लीं। इस समय उसकी सबसे अधिक रुचि इसी में थी, स्वर्ग और पृथ्वी संचार की कला। सच्ची ज्वाला इंद्रधनुष भाला तकनीक। तांग हुआन ने जल्दी से एक पतली किताब पलटी। यह अज्ञात था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के संचार की आध्यात्मिक कला किस तरह की साधना तकनीक थी। हालांकि इसके मुंह में साधना तकनीक निश्चित रूप से नसों को खोलने और आत्माओं को बदलने की आध्यात्मिक कला की तुलना में अधिक रहस्यमय थी। तथाकथित एकांत ज्ञान विकसित नहीं होगा और एकांत ज्ञान भी अधिक समय तक नहीं रहेगा। सच्ची अग्नि एक प्रकार की अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा थी। जब एक रिफाइनर ट्रू फायर के साथ सम्मिलित होता है तो ट्रू फायर बढ़ने के साथ ही यह निश्चित रूप से भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव पैदा करेगा। रिफाइनर का पद जितना ऊंचा होगा, प्रतिक्रिया उतनी ही प्रबल होगी। इस प्रकार शस्त्र शिल्पकार ऐसी तकनीकें विकसित करते थे जो ये नौर यांग को संतुलित करती थी, जिससे प्रतिक्रिया कम हो जाती थी या समाप्त भी हो जाती थी। ये पुराने लोहार द्वारा छोड़ी गई तकनीकों में से एक थी।
इस प्रकार की साधना पद्धति से यिन और यांग को समायोजित करने में सक्षम हो सकेंगे। समय के साथ यह उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां यिन और यांग एक साथ मिल जाएंगे और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अच्छे संबंध होंगे। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे प्राकृतिक नियम भी था। ट्रू फ्लेम रेनबो स्पीयर तकनीक में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि यह किस रैंक की थी, लेकिन इसके नाम को देखकर ही कोई बता सकता था कि यह असाधारण थी। जैसे ही तांग हुआन ने पृष्ठों को पलटा, उसका दिल भावनाओं से भर गया। वह बहुत खुश था और चाहता था कि उसे तुरंत एक बंदूक मिल जाए और वह उसका परीक्षण कर सके। ऐसा लगता है कि मुझे अपने लिए एक भाला बनाना पड़ेगा। काफी देर के बाद तांग हुआन ने अंततः संतुष्टि के साथ पुस्तिका नीचे रख दी। वह बूढ़े लोहार के कौशल और तकनीकों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। उनके मन में संभवतः वे केवल मध्यवर्ती अवस्था में थे, इसलिए उसने शान से, जो उसके बगल में था, कुछ भी नहीं छिपाया। जिस व्यक्ति के पास दिव्य आयुध है और वह शियाओ तियानन के विरुद्ध लड़ सकता है, उसे मध्यम श्रेणी की साधना तकनीक या युद्ध कौशल की परवाह नहीं करनी चाहिए। हालांकि पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि चाहे वह स्वर्ग और पृथ्वी संचार तावीज हो या सच्ची ज्वलंत इंद्रधनुष भाला तकनीक, वे दोनों बेहद शानदार थे। विशेष रूप से पहला। जब उसे पहली बार पता चला कि बूढ़ा लोहार उपकरण शोधन महान मास्टर की पहचान का बिल्ला छोड़ गया है, तो उसे बूढ़े लोहार की पहचान पर बहुत संदेह हुआ। लेकिन अब उसे और भी अधिक संदेह हो गया था। एक मध्यम श्रेणी का हथियार बनाने के लिए एक निम्न श्रेणी का हथियार इस ट्रू फ्लेम फ्लोइंग रेनबो स्पीयर तकनीक की शक्ति को उन्मुक्त नहीं कर सकता है। शान अचानक बोल पड़े, एट नोवेल एट। क्या आप इस भाला तकनीक के बारे में जानते हैं? तांग हुआन ने अपनी बाहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। ट्रू फ्लेम रेनबो स्पीयर तकनीक पूरे ऑनो कॉन्टिनेंट में शीर्ष 5 स्पीयर तकनीकों में से एक है। स्पीयर तकनीक पूरे ऑनो महाद्वीप में शीर्ष 5 स्पीयर तकनीकों में से एक है। इतनी प्रसिद्ध भाला तकनीक कितने मार्शल योद्धाओं ने इसके बारे में नहीं सुना है? शान ने नाक भान से कुड़ी और तांग हुआन को घृणा से देखा। ये सुनकर तांग हुआन दंग रह गया। ठीक है, मुझे एक गवार समझो। थोड़ी देर बाद तांग हुआन खुद पर हंसा। अचानक उसे महसूस हुआ कि पुस्तिका छूने पर गर्म थी। यह बूढ़ा आदमी कैसा व्यक्ति था जिसके पास इतनी शक्तिशाली भाला विद्या थी? एक गवार। शान ने अपनी खूबसूरत आंखें संदेह से झपकाई। तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे उसने पहले कभी दुनिया नहीं देखी है। तांग हुआन ने सहजता से समझाया, लेकिन फिर कुछ संदेह के साथ पूछा, मैं मार्शल शिष्यों के केवल तीसरे चरण में हूँ, और क्या मैं इतनी गहन भाला तकनीक की साधना करने में सक्षम हूँ? नहीं, वह कम से कम रैंक 4 मार्शल मास्टर होना चाहिए। शान ने उदासीनता से कहा। इसके अलावा एक चौथा मार्शल मास्टर केवल इस तकनीक के पहले रूप की ही साधना कर सकता है। ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में केवल प्रशिक्षण ही ले पाऊंगा। तांग हुआन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया और दूसरी किताब उठा ली। ये पुराने लोहार द्वारा छोड़ा गया शोधन मैनुअल था। तांग हुआन ने पूरी तरह से पानी में डूबने से पहले केवल एक पल के लिए देखा। पुस्तक में न केवल फोजिंग अनुभव, तकनीक और ध्यान देने योग्य बातें दर्ज की गई, बल्कि इसमें विभिन्न लॉ अयस्क और रत्न भी शामिल थे। हर बार जब वह कोई महत्वपूर्ण बिंदु देखता तो तांग हुआन को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती और उसके मन में जो भी संदेह थे वे तुरंत दूर हो जाते। तांग हुआन ने बहुत धीरे से देखा। उसने अचानक बाहें सिकोड़ी और सोचा, फिर अचानक मुस्कुराया, जैसे कि वह शान और उसके अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से भूल गया हो। हाँ, छोटे ने संदेह से तांग हुआन को देखा, फिर छाती में रखे ज्वलंत हृदय पत्थर को देखा और गल्प ध्वनियों के साथ निगल लिया। छोटे, चलो उसे अनदेखा करें, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को लाऊंगा। शान ने मुस्कुराते हुए उस छोटे बच्चे के कान पकड़ लिए और उसके विरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह उसके करीब खड़ा रहा और लोहार की दुकान के पीछे की ओर चला गया। जब आकाश सफेद हो गया तो तांग हुआन ने अंततः शोधन मैनुअल बंद कर दिया और एक लंबी सांस ली। ये शोधन मैनुअल बहुत ही सही ढंग से लिखा गया था, विशेष रूप से शोधन की समझ के संबंध में। इसे इस तरह लिखा गया है कि इससे गहरी समझ प्राप्त हो सके। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई निम्न स्तरीय शोधक लिख सकता था। ये बूढ़ा आदमी कौन है? तांग हुआन काफी हैरान था। उसके दिमाग में यह विचार कौन रहा था? वह संभवतः केवल एक निम्न स्तर का कारीगर नहीं हो सकता। क्या वह एक उच्च स्तर का कारीगर या कारीगर मास्टर हो सकता है? लेकिन ऐसा कारीगर, यदि वह 7वां मार्शल ग्रैंड मास्टर, 8वां चरण मार्शल संप्रदाय या यहाँ तक कि 9वां चरण मार्शल संत नहीं है, तो वह न्यूलैंड उग्र लहरें शहर में इतनी छोटी लोहार की दुकान में क्यों छिपा होगा? एक क्षण के बाद तांग हुआन को अचानक अपनी छाती पर लगे टूल्स रिफाइनिंग ग्रेड मास्टर के प्रतीक की याद आ गई। क्या ये बूढ़ा आदमी सचमुच औजारों को परिष्कृत करने वाला महान गुरु है? जो व्यक्ति औजारों को परिष्कृत करने वाला महान गुरु बन सकता है, क्या उसे स्टेज 9 का मार्शल संत भी होना चाहिए? एक पल के लिए तांग हुआन का दिमाग थोड़ा उलझन में पड़ गया। मास्टर न केवल एक स्टेज 9 मार्शल संत है, बल्कि एक उपकरण रिफाइनिंग महान मास्टर भी है। ये कैसे संभव हुआ? काफी देर के बाद तांग हुआन का दिमाग साफ हो गया। इसकी संभावना बहुत कम थी। ऑन अ कॉन्टिनेंट और टूल्स रिफाइनिंग ग्रेड मास्टर कौन सा प्रसिद्ध नहीं था? यदि यह बूढ़ा आदमी इतना शक्तिशाली होता तो लोग उसे पहले ही पहचान लेते। यद्यपि वह लोहारी मैनुअल उस बूढ़े व्यक्ति की लिखावट में था, फिर भी हो सकता है कि उसे किसी ने कॉपी किया हो। उदाहरण के लिए, बूढ़ा आदमी इतना भाग्यशाली था कि उसे ग्रैंडमास्टर इंसिग्निया के मूल मालिक द्वारा छोड़ा गया खजाना मिल गया। साथ ही उसे स्वर्गीय संचार तकनीक और सच्ची ज्वलंत इंद्रधनुष भाला तकनीक भी मिल गई। हालांकि यह स्पष्टीकरण थोड़ा अटपटा था। इसके अलावा, यदि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में केवल एक निम्न स्तर का कारीगर था, तो वह उसे तलवार बनाने वाली घाटी या नूताओ उग्र बिलो महल में जाने का संदेश भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि जब उसका सिर फटने वाला था, तब भी तांग हुआन को यकीन नहीं था। भूल जाओ, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। तांग हुआन ने हल्के से उसके सिर पर थपथपाया। जैसे ही वह लोहारी की पुस्तिका अपनी जेब में डालने वाला था, अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने तुरंत पुस्तक का अंतिम पृष्ठ पलटा और उस पर लिखा अंतिम वाक्य था, मैंने यह वस्तु बक्से में रख दी है, इसे सुरक्षित रखना और किसी को पता न चलना। सैंडविच।
तांग हुआन ने बाएं और दाएं देखा, फिर तुरंत एक एक करके हॉट फ्लेम स्टोन्स को बाहर निकाला। उसकी निगाह छाती के निचले हिस्से पर घूम गई। थोड़ी देर बाद उसे कुछ निशान मिले, जिसके बाद उसने उन्हें धीरे से छुआ। उसने लकड़ी के बोर्ड की एक पतली परत को ऊपर उठाया और अंदर के खांचे में वास्तव में कुछ सुनहरे पृष्ठ थे जो पतली किताब के समान आकार के थे। ऐसा लग रहा था कि वे 3 थे और सबसे ऊपर सुनहरे पृष्ठ पर एक ही बंदूक थी। ये भाला सामान्य भालों से बहुत अलग था। सामान्यतः भाले का अग्रभाग समचतुर्भुज के आकार का होता था, जिसमें ऊंची रीढ़ और पतला नुकीला ब्लेड होता था। हालांकि भाले के अग्रभाग की एक अनूठी शैली थी। इसकी नोक पर एक अर्ध समचतुर्भुज आकार की संरचना थी। फिर दोनों पक्ष अचानक अंदर की ओर धंस गए, फिर बाहर की ओर झुक गए और एक और धंसने के बाद दोनों पक्ष सिकुड़ने लगे। इसमें 2 गड्ढे थे, जिससे भाले के अग्रभाग के दोनों ओर थोड़ा घुमावदार कांटे बने हुए थे। इतना ही नहीं, जब भाले की नोक पीछे खींची गई तो भाले के दोनों ओर 3 घुमावदार कांटे निकले हुए थे। भाले के सिरे पर तीखे कांटे भी निकले हुए थे। ये कुछ छोटी शाखाओं जैसा लग रहा था। अजीब भाले के अग्रभाग के पीछे एक लंबा भाला शाखा था। हालांकि अंत में कांटों का एक कांटेदार पैटर्न है। ये किस प्रकार की बंदूक है? तांग हुआन चौंक गया। ये पहली बार था जब उसने पाइक का ऐसा अजीब आकार देखा था। पलक झपकते ही उसने पहले ही शीर्ष पर रखा सुनहरा पृष्ठ उठा लिया था और तुरंत बाद पृष्ठ से एक अतुलनीय हिंसक दबंग आभा बह गई, जिससे तांग हुआन का दिल कांप उठा। पिछला अध्याय विषय सूची। इसके अलावा ये पुस्तक वर्तमान में मासिक टिकट रैंकिंग पर है, इसलिए मेरे दोस्तों के पास 1 या 2 और मासिक टिकट होने चाहिए। हर बार जब मासिक टिकट 100 महीने से अधिक हो जाएंगे तो वे एक अतिरिक्त पाई एक्सचेंज कोड जारी करेंगे, और यदि बहुत सारे कोड शब्द हैं तो उन्हें हर दिन 6 बजे सूची में भी जोड़ा जाएगा। अंत में आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तांग हुआन बेहद हैरान था। उसकी आंखों में सुनहरे पृष्ठ पर अजीब लंबा भाला एक जीवित प्राणी बन गया था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका अपना मांस शरीर और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी इस अत्याचारी और अद्वितीय क्यूई द्वारा कुचल दी जाने वाली थी, जैसे कि वह अपनी उंगलियों को मुक्त कर रहा था। सुनहरा पृष्ठ टूट जाने के बाद वह भयावह एहसास भी हवा में धुएं के एक गुबार की तरह गायब हो गया। तांग हुआन ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक उसे पता चला कि उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। आखिर वह कौन सी चीज थी जिसने इसे इतना डरावना बना दिया? हालांकि उसने इसे केवल एक पल के लिए ही पकड़ा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि इसकी बनावट बेहद अजीब थी। वह कागज जैसा था, रेशम जैसा नहीं। वह बिल्कुल साफ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबा भाला सचमुच उसमें समा गया हो। सावधानी से उसे एक तरफ धकेलते हुए तांग हुआन ने दूसरा सुनहरा पृष्ठ देखा। उसके ऊपर एक तलवार थी जिसका आकार विचित्र और उत्तम था। पिछले उदाहरण के साथ तांग हुआन ने लगभग तुरंत उसे जाने दिया। फिर भी उसे अभी भी हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस हो रही थी, जिससे उसकी उंगलियां अकड़ रही थीं। सौभाग्यवश उसे पकड़ने में उसे बहुत कम समय लगा और ठंड का एहसास तुरंत गायब हो गया। तीसरे सुनहरे पृष्ठ पर एक अति सुंदर बहुरंगी लंबा धनुष था। इसकी संरचना और आकार भी काफी जटिल था। दिव्य उपकरण सूची। अचानक उसके कानों में एक अविश्वसनीय विस्मयकारी ध्वनि गूंजी। तांग हुआन अचानक पलटा और अब उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में एक अतिरिक्त सुंदर आकृति थी और उसके सुंदर चेहरे पर अभी भी मोहक आलस्य का स्पर्श था। यह स्पष्ट था कि वह अभी अभी बिस्तर से उठी थी, फिर भी उसकी आंखें अभी भी अछूते आश्चर्य से भरी हुई थीं। वह स्वाभाविक रूप से शांत थी, और जब तांग हुआन का ध्यान पूरी तरह से सुनहरे पृष्ठ पर केंद्रित था तो उसने वास्तव में उसके दृष्टिकोण को थोड़ा सा भी महसूस नहीं किया। ये दिव्य उपकरण सूची है। शान के मुंह से निकले 4 शब्दों ने तांग हुआन के दिल की गहराइयों में जंगली लहरों की तरह आघात पहुंचाया। दिव्य उपकरण सूची। क्या वह दिव्य आयोग का रहस्यमय नक्शा बनाने में सक्षम था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उन्हें गोद में लिया तो उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ। हालांकि इस बूढ़े आदमी के पास दिव्य उपकरण सूची कैसे हो सकती है? जब वह भूलभुलैया क्षेत्र के जंगल में था तब भी वह देखना चाहता था कि शान से प्राप्त दिव्य उपकरण सूची कैसी दिखती है। क्या ये हो सकता है कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में स्टेज 9 मार्शल संत है, उपकरण रिफाइनिंग महान मास्टर? और यह शान आखिर यह कौन है? क्या उन्होंने वास्तव में एक नज़र में पहचान लिया कि यह एक दिव्य उपकरण सूची थी? क्या ये हो सकता है कि हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग का अनुमान गलत नहीं था कि उसके पास वास्तव में दिव्य उपकरण सूची का टुकड़ा था? यदि ऐसा है तो वह कहाँ छिपी थी? बम। अगले ही पल तांग हुआन ने अचानक संदूक बंद कर दिया और सीधे शान को देखा। उसकी आंखें भयंकर और दुष्ट थीं। शान, क्या तुम मुझे कुछ भी बताने की योजना नहीं बना रहे हो? उस क्षण अचानक उसके मन में अनगिनत विचार आए। यदि शान ने दिव्य उपकरण सूची के ये 3 पृष्ठ नहीं देखे होते तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब से उसने ये देखा चीजें परेशानी भरी हो गईं। तांग हुआन को अपनी उत्पत्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि कुछ दिनों तक उसके साथ यात्रा करने के बाद वह इस बात पर सहमत हो गया था कि उसे अभी घर पर ही रहना चाहिए। तांग हुआन को उसके व्यक्तित्व की समझ तो हो गई थी, लेकिन कौन यह निश्चित कर सकता था कि वह इस दिव्य उपकरण सूची से मोहित नहीं होगी? उन्होंने अनुमान लगाया कि एक बार जब वह अपनी शक्ति वापस पा लेगी या अपने परिवार, मित्रों और बड़ों को ये समाचार बताएगी तो वह बहुत जल्दी ही बिना दफन के ही मर जाएगा। पिछला अध्याय विषय सूची। अगर उसे उस पर भरोसा नहीं था तो क्या वह उसे मार नहीं देगा? इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि उसने अपनी ताकत वापस नहीं पाई थी, उसे तुरंत मार देना वास्तव में एक आसान काम था, लेकिन तांग हुआन ऐसा करने में सक्षम नहीं था। शान भी अभी सदमे से उबरा ही था। उसने देखा कि तांग हुआन का चेहरा कैसे बदलता रहता है। उसने अचानक मुस्कुराहट प्रकट की। तांग हुआन, क्या तुम मुझे एक बार से मार डालने के बारे में सोच रहे हो? आप क्या सोचते हैं? तांग हुआन की आंखें बड़ी खुली हुई थी जब उसने उग्रता से कहा। तांग हुआन, आप आराम कर सकते हैं, मैं खबर लीक नहीं करूंगा। शान ने तांग हुआन को घूर कर देखा। उसकी मुस्कान लगभग गायब हो गई। उसकी आंखें गंभीरता से भरी थीं। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? तांग हुआन एक क्षण के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, एट नॉवल बन एट। शान ने बाहें सिकोड़ी। उसने एक पल सोचा, फिर अपने दांतों को भींच लिया, जैसे उसने बड़ी मुश्किल से कोई बड़ा निर्णय लिया हो।
इसके तुरंत बाद शान ने पलटकर अपने दोनों हाथों को अपनी छाती और पेट पर घुमाया, ऐसा सरसराहट करते हुए जैसे वह अपने कपड़े खोल रही हो। आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम मुझे अपना बदला अपने शरीर से चुकाना चाहो, है ना? शान की हरकतें देखकर तांग हुआन हैरान रह गया। अपने सिर शान का शरीर जम गया और फिर वो शर्म से गुस्से से मुंह बनाने लगी। हालांकि ऐसा कहने के बावजूद भी उसके हाथ चलते रहे। तांग हुआन अपने माथे को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप बेहद खूबसूरत है। जब मैं भूलभुलैया जंगल में था तो मैं कई बार आपके साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरे विश्वास के बदले में आपको इस तरह की विधि का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, अगर ऐसा करना पड़े तो भी हमें स्थान बदलना ही होगा, है ना? तांग हुआन, तुम बस चुप रहो। शान अंततः पलटी और गुस्से में अपने पैर पटकते हुए जोर से गाली देने लगी। उसके गोरे और कोमल गाल आग की तरह लाल हो गए थे और सूरज की लाली उसके कानों तक फैल गई थी, लेकिन उसके कपड़े अभी भी पहले की तरह साफ सुथरे थे। ये है, तांग हुआन ने असमंजस में उसे देखा तो पाया कि उसके हाथ में एक पतला गुलाबी कपड़े का थैला था। इसे स्वयं खोलो। शान ने कपड़े का थैला तांग हुआन के हाथों में थमा दिया। तांग हुआन और भी अधिक उलझन में था क्योंकि उसने कपड़े की थैली को बक्से के ढक्कन पर रख दिया था। जैसे जैसे वह बैग की एक के बाद एक परतें खोलता गया, उसे एहसास हुआ कि अंदर वास्तव में टिन पेपर की एक परत जैसी कोई चीज थी जो छूने पर ठंडी थी। एक बार फिर उसने उसे खोला। ये भी एक दिव्य उपकरण सूची है। तांग हुआन ने आश्चर्य से शान को देखा। इतना मूल्यवान दिव्य उपकरण सूचीपत्र निकालने का उनका क्या अभिप्राय था? क्या वह यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे दिव्य उपकरण सूचीपत्र में उसका कोई डिजाइन नहीं था? शान ने अपने लाल होठों को हल्के से काटा और धीरे से कहा, तांग हुआन, आज से ये दोनों पृष्ठ तुम्हारे होंगे। अब भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी A+ की प्रतियों का लालच करूंगा? मेरे लिए, तांग हुआन ने होंकते हुए कहा, यह कोई साधारण पृष्ठ नहीं था, बल्कि एक दिव्य उपकरण सूचीपत्र था जो कई लोगों को अपना रास्ता छिपाने और पागल होने पर मजबूर कर सकता था। यहाँ तक कि शैतान कबीले और शैतान कबीले भी इसे पाने की लालसा रखते थे। तो फिर उसने इसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? और आपको क्या लगता है कि मैंने इसे आपके देखने के लिए क्यों निकाला? शान अभी भी गुस्से में था और अपनी खड़ी बाहों से वह उपहास कर रहा था। ये शर्मनाक है। तांग हुआन बहुत खुश हुआ। जब वह ये कह रहा था कि वह शर्मिंदा है तो उसकी उंगलियों ने जल्दी से सुनहरा पृष्ठ खोल दिया, जिससे नीचे वाला पृष्ठ दिखाई दिया। शान के दो सुनहरे पन्नों में से एक पर विचित्र कुल्हाड़ी, एक सामान्य कुल्हाड़ी जिसमें केवल एक ब्लेड था, लेकिन उसमें 2 ब्लेड थे, तथा दूसरे पर नारंगी हथौड़ा दर्शाया गया था। संदूक के 3 पृष्ठों को जोड़ने पर पता चला कि उसमें 3 प्रकार के हथियार थे, भाला, तलवार, धनुष, कुल्हाड़ी और हथौड़ा। इस कुल्हाड़ी को स्वर्ग विभाजन कुल्हाड़ी कहा जाता है और हथौड़े को नारंगी हथौड़ा कहा जाता है। यद्यपि यह दिव्य औजार सूची चमत्कारी है और असंख्य लोगों को इसके लिए पागल बना सकती है, लेकिन यदि कोई शक्तिशाली कारीगर न हो जो दिव्य आयुध को गढ़ सके तो ये कचरे से भिन्न नहीं होगा। उदाहरण के लिए, वर्तमान में आपके हाथों में 5 पृष्ठ का A+ सिर्फ कचरा है। तांग हुआन के प्रसन्न चेहरे को देखकर शान थोड़ा क्रोधित हुआ और उसका उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका।